हमें टर्न लेना था कि बट पीछे वाले जो ट्रैक्टर पे था उससे पीछे ट्रॉली थी, ट्रॉली में सीमेंट लोडेड थी फुल। कहीं न कहीं मेरे को ही पता लग गया था उस टाइम पे कि नहीं बचेगा, क्योंकि था ही नहीं कुछ उसमें, सिर्फ़ खाल थी और मतलब कुछ था ही नहीं। तो कहीं न कहीं उस टाइम पे ही मन को समझा लिया था कि नहीं बचेगा ये। मन में ये ख़्याल आया कि इंडियन आर्मी गई, रेसलिंग गई। 2 सपने थे, दोनों ही गए। बोले कि देखो जो तराशने वाला है उसकी कला तो होती है, बट पहले खिलाड़ी को हीरा बनना पड़ेगा। बाय चांस वो खुद ही कोयला है तो फिर उसको कितना भी तराश लो, कोयला ही रहेगा। सबको ये फ़ील होता है कि सुमित बहुत जल्दी स्पोर्ट्स में निकल गया, बट वो जो 8 साल मैंने रेसलिंग की थी वो तो किसी को नहीं दिख रही। जो स्ट्रेंथ मैंने 8 साल बचपन से मेहनत की है, बचपन से अच्छा खाया पिया है। 2019 में जब मेरा सिल्वर आया, संदीप भाई का गोल्ड आया, तो मैं इंडिया में आया तो भाई उस टाइम पे महसूस हुआ कि गोल्ड मेडल क्या होता है। एक बार गोल्ड मेडल आना बहुत आसान होता है भाई, सच बताऊं। उस लेजेसी को बने रखना बहुत मुश्किल ये आपने कब फील किया? है। भाई ये फील किया मैंने, उस टाइम पे 2 बड़े नाम थे, शिवपाल भाई और नीरज भाई। तो दोनों आने वाले ओलंपियन थे। तो मैं देखने गया था, मैं क्या भाई क्या है इनमें अलग जो हम में नहीं है। तब पता लगा भाई वो इंसान भाई साहब। बट सच में बताऊं भैया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक मेरे यू सो दिल मच की भाई। तमन्ना मतलब थी कि मैं किसी इंडियन प्लेयर को इंटरव्यू करूं कभी, तो आज मौका मिला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भाई। आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहूँगा, ठीक है? स्टार्टिंग में कैसे आपने पैरालंपिक्स के बारे में सोचा? आपकी जर्नी क्या थी उसके बारे में? मैं अज्यूम करता हूँ कि ऑडियंस हम्म, को, मेरे को कुछ नहीं पता है, हम्म। एंड एज अ छोटा भाई मैं आपसे समझना चाहूँगा। बिल्कुल भाई, मेरा जन्म 1998 में खेवड़ा गांव में हुआ, सोनीपत के। और आपको यहाँ पे हर घर में रेसलर मिल जाएगा। जैसे मैंने पहले भी बताया सबको कि हमारे बड़े बूढ़ों ने भी की है, और मोस्टली मेरा आर्मी बैकग्राउंड रहा है। मेरे फादर एयरफोर्स में थे, मेरे अंकल एयरफोर्स में थे, मेरे नाना आर्मी में, मेरे मामा वगैरह सब मतलब। तो सपना वही था कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करेंगे, और पढ़ाई में ठीक ठाक थे। तो यही था कि रेसलिंग करेंगे, नेशनल लेवल पे खेलेंगे और नौकरी पकड़ लेंगे अपने, और कंट्री को सर्व करेंगे। तो फिर 2015 में मैं ट्यूशन पढ़ के आ रहा था, 12th के एग्ज़ाम्स थे मेरे। तो बाइक एक्सीडेंट हो गया मेरा, जिसमें डॉक्टर्स को लेफ्ट लेग एम्पुटेट करनी पड़ी। उसके बाद में 2 सपने थे, दोनों ही एक तरह से पॉसिबल नहीं थे, क्योंकि डिफेंस में तो जा ही नहीं सकते थे, और रेसलर भी एक तरह से नामुमकिन ही था। फिर रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया 12th के, क्योंकि एग्ज़ाम्स दिए और एडमिशन मिल गया। कट ऑफ में ठीक ठाक था, मतलब 92-91% ये थे। ठीक ठाक था। हाँ। हाँ, तो आ गया, कुछ कोटा लग गया, तो फिर 2 साल बाद समझ में आ गई कि नहीं, 9 to 5 जॉब नहीं होगी, और ना ही मैं करना चाहता। वो ज़बरदस्ती फ़ील होने लग गई थी कि नहीं, मतलब नहीं जीना ऐसे। उसके बाद में फिर 2017 में हमारे गाँव में एक पैरा एथलीट राजकुमार हुड्डा भाई साहब, उन्होंने मेरे को पैरा गेम्स के बारे में बताया, कि आपकी फ़िज़िक इतनी अच्छी है, हाइट वगैरह काफ़ी अच्छी है, तो आपको ट्राई करना चाहिए उसमें। शुरू में तो मैंने मना कर दिया, बट मेरे बड़े भाई ने थोड़ा दबाव डाला। फिर मैं चला गया साई, यहाँ पे जिसमें मैं रेसलिंग करता था, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बहालगढ़। इसमें मैं सीनियर एथलीट से मिला। मैंने देखा कि अ, कौन-सा गेम है जो मेरे को चूज़ करना चाहिए, बाय चांस मैं करना। बट एक चीज़ मैं श्योर था कि बाय चांस मैं कर रहा हूँ, तो फिर मैं 100% कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एकेडमिक्स पे भी ध्यान दूँगा या स्पोर्ट्स पे। बाय चांस मैंने शिफ्ट कर लिया, तो फिर मैं प्रॉपर स्पोर्ट्स पर्सन ही, एज़ अ प्रोफ़ेशनल वे में ही लेके चलूँगा फुल टाइम। फिर उसके बाद में 2017 के एंड में मैं गया था, तो मेरे को जेवलिन काफ़ी अच्छी लगी, जिस तरह से सीनियर एथलीट्स थ्रो कर रहे थे वहाँ पे, और पीछे से घूमता हुआ जाता है ऐसे, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और एक जेवलिन एक ऐसा स्पोर्ट है जो एथलीट खुद थ्रो करके भी उस मोमेंट को एंजॉय कर सकता है, क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रैवल करता है वो, और काफ़ी देर तक हवा में रहता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो शुरू में वहम था मेरे को भी कि मैं ऐसे ही फेंक दूंगा, मतलब अभी 1-2 साल में ऐसे कर दूंगा। फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में पूछा मैंने अपने कोच से कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है। तो उस टाइम पे तो उन्होंने मजाक में बोल दिया कि डिस्ट्रिक्ट भी नहीं खेली, स्टेट लेवल भी नहीं खेली, नेशनल्स भी नहीं खेला, और बात सीधे वर्ल्ड रिकॉर्ड की कर रहा है। इवन पैरालंपिक्स की भी नहीं कर रहा, सीधा वर्ल्ड। आगे देखा मैंने गूगल करके कि 59 पॉइंट समथिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड था उस टाइम पे। तो मन में शुरू से यही थी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करना है। और मैं काफ़ी ब्लेस्ड रहा हूँ कि अ, आज के टाइम में मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और
बहुत बार ब्रेक कर चुके हैं, तो काफ़ी ब्लेस्ड फ़ील करता हूँ। और 2 टाइम पैरालंपिक चैंपियन, 1 टाइम एशियन गेम्स चैंपियन, 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। और अ, काफ़ी ब्लेस्ड फ़ील करता हूँ कि मैं उस दिन मैंने एक ऐसा डिसीज़न लिया जो थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके था, कि एक ऐसी चीज़ चूज़ करना जो मैंने कभी देखी नहीं थी। और थोड़ा बट ये है कि जब एक बार चूज़ कर लिया तो फिर 100% उसी में रहा। ऐसे कभी मैंने ये नहीं सोचा कि उस टाइम पे मैं बाय चांस वो स्टेप नहीं लेता तो क्या होता? तो जब आपका एक्सीडेंट हुआ था हुँ। उसका उसका सीन थोड़ा बताओ मेरे को, क्या हुआ था एग्ज़ैक्टली? भाई ये 5 जनवरी 2015 की बात है। तो मैं बाइक से ट्यूशन पढ़ के आ रहा था, और हमें टर्न लेना था कि बट पीछे वाले जो ट्रैक्टर पे था उससे पीछे ट्रॉली थी, ट्रॉली में सीमेंट लोडेड थी फुल। तो आई थिंक या पता नहीं उससे कंट्रोल नहीं हुआ या दारू पी रखी थी या क्या, मेरे को नहीं पता। तो जैसे ही टक्कर हुई तो ट्रैक्टर से तो मैं बच गया था, मतलब जैसे घूमती है ना बाइक वो लगने के बाद में, बट ट्रॉली में मेरी बाइक अटक गई थी। तो कभी-कभी मैं ये मानता हूँ कि वो लिखा ही हुआ था, क्योंकि एक इतना खतरनाक एक्सीडेंट की बाइक बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। और अ, उसके बाद भी सिर्फ़ पैर में ही चोट आई थी मेरे, और कहीं पे भी चोट नहीं थी। तो मतलब कहीं पे भी मेरे को खरोंच भी नहीं थी, सिर्फ़ पैर था, बट पैर पूरा ही क्रश हो चुका था उसमें। तो अ, उस जब मेरे को वहाँ से सिविल हॉस्पिटल में मैं खुद ही गया था, मतलब मैं और मेरा दोस्त थे। हम ऑटो रुकवाई हमने और बैठे हम। उसके बाद में फिर वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने नीचे ऐसे पैर पकड़ा और पट्टी लगाई और पट्टी कर दी, और ऐसे ही भेज दिया, बिना कोई एंटीबायोटिक नहीं दी, कोई पेन किलर। आप होश में थे उस टाइम? हाँ, उस टाइम पे होश में था भाई। मैं होश में तो मतलब फुल ही रहा था। फिर 2 घंटे मेरे को, क्योंकि मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो बेस हॉस्पिटल में मेरा इलाज होना था। तो रेफ़र कर दिया गया मेरे को साथ के साथ में ही कि एम्पुटेट करना पड़ेगा, नहीं है चांसेस बचने के। डायरेक्टली बोल दिया एम्पुटेट करना है। कहीं न कहीं मेरे को ही पता लग गया था उस टाइम पे कि नहीं बचेगा, क्योंकि था ही नहीं कुछ उसमें, सिर्फ़ खाल थी और मतलब कुछ था ही नहीं। तो कहीं न कहीं उस टाइम पे ही मन को समझा लिया था कि नहीं बचेगा ये। उस टाइम आपके दिमाग में ये चल क्या चल रहा था? उस टाइम पे भाई जैसे ही एक्सीडेंट हुआ और ट्रॉली को हटाया गया पैर से, तो एक ही मन में ये ख़्याल आया कि इंडियन आर्मी गई, रेसलिंग गई। 2 सपने थे, दोनों ही गए। बट मन में ये था कि देखते हैं अभी क्या होता है, और मतलब होप थी। होप थी कि हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। बट जब मैं 2 घंटे बेस हॉस्पिटल जाने में लगे थे, काफ़ी ट्रैफ़िक था। वो 2 घंटे मेरे को लगता है कि लाइफ़ के सबसे मुश्किल 2 घंटे थे मेरे। क्योंकि जितना दर्द उन 2 घंटे में सहा था, मैंने कभी लाइफ़ में नहीं सहा, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी सहे, क्योंकि कोई भी पेन किलर नहीं, आपका ब्लड ऐसे पानी की तरह बह रहा है आपकी बॉडी से। और जब मैं पहुँचा तो डॉक्टर्स भी काफ़ी वो थे कि ये होश में कैसे अब तक, क्योंकि ब्लड सारा लगभग निकल चुका था। हुँ। तो उधर जाते ही मेरे को उन्होंने कुछ गैस वगैरह सुंघाई और मैं बेहोश हो गया था। तो फिर सुबह ही उठा था मैं, जब डॉक्टर्स एक बार तो ऑपरेशन थिएटर में थोड़ा बहुत होश आया था। डॉक्टर्स ने बताया कि आपकी एक लेग एम्पुटेट करनी पड़ी है। बट उसके बाद में फिर मैं कहा ठीक है, कोई नहीं, देख लेंगे, क्योंकि उस टाइम तक सिचुएशन नहीं पता थी कि क्या है। माइंड सबकॉन्शियस था, थोड़ा बहुत होश था, सुन रहा था सब कुछ। फिर जब आईसीयू में आए तब पता लगा कि हाँ, डॉक्टर्स ने लेफ्ट लेग एम्पुटेट कर दिया है, बिलोनी। बट उसके बाद में मैं थोड़ा ब्लेस्ड भी फ़ील करता हूँ कि एक ऐसा माइंड है मेरे पास में कि थोड़ा जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है। तो मैं कहा ठीक है, देखते हैं अभी आगे क्या होता है, और फ्यूचर के बारे में इतना नहीं सोचता मैं। उस तो टाइम पे आपने तैयारी शुरू कर दी थी रेसलिंग की जब उससे पहले, हाँ, एक्सीडेंट से उससे पहले? पहले लगभग 8 साल मैंने रेसलिंग की है। 8 साल? हाँ, मतलब क्योंकि बचपन से ही लग जाते हैं हम यहाँ पे गाँव में। बट सीरियस में 2013-14 में हुआ था, मतलब एक होता है और ना उसके कि बाद ही हो उसके गया। बाद में फिर एक्सीडेंट हो गया। तो फिर जब आए घर पे, तो जिस तरह से आपकी सोसाइटी आपको देखती है एज़ अ विक्टिम, एज़ अ बेचारा, और वो एक चीज़ होती है जो खटकती है आँखों में कि सभी एक एज़ अ बेचारा देख रहे हैं। और बट मन में यही था कि कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे और कंट्री को सर्व करेंगे। फिर एक ऐसा मौका मिला कि 2017 में पता लगा कि पैरा एथलेटिक्स भी कुछ चीज़ होती है, पैरा गेम्स भी कुछ चीज़ होते हैं जिससे आप अपनी कंट्री को सर्व कर सकते हो। और कौन से साल में पता लगा? 2017 में। ओके, तो हाँ। इतने साल बीच में क्या हुआ? बीच में 2 साल मैं डेली यहाँ से सोनीपत से रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप डाउन करता था, अपना एकेडमिक्स पे ध्यान दे रहा था। फर्स्ट ईयर काफ़ी अच्छा गया मेरा। सेकंड ईयर में फिर वो
चुल हो गई मन में कि नहीं यार थक गए, मतलब अप डाउन उस टाइम आप करते-करते। नौकरी के पीछे भाग रहे थे कि हाँ, किसी तरीके नहीं, से नौकरी नौकरी के ले पीछे लूँ। तो नहीं, मैं क्योंकि मेरे फाइनेंशियली ठीक-ठाक थे हम, मतलब मिडल क्लास फैमिली जैसे होते हैं। नौकरी के पीछे तो नौकरी तो मेरे को 2015 में ही ऑफ़र हो गई थी, जब मैं पुणे आर्टिफ़िशियल लिम्ब सेंटर में था, और बिल्कुल आराम की नौकरी थी। मतलब कुछ नहीं था, सिर्फ़ चलना सिखाना था लोगों को। ज जैसे मेरा गेट साइकिल काफ़ी नॉर्मल है, तो लोगों को जो बाय चांस जो फ़ौज में हैं या उस उनको चलना सिखाना था, तो कोई इतना हेडेक वाली जॉब नहीं थी। काफ़ी आरामदायक नौकरी थी और पे भी अच्छी खासी दे रहे थे उस टाइम पे। बट यही था कि नहीं, ये नहीं करना, मतलब वो 2 साल में आपको ये रियलाइज़ हो रहा था हाँ, कि 2 कुछ साल तो में मेरे गड़बड़ को है। समझ में आ गया था कि बीच में फिर मेरे को यूपीएससी का भी एक बार भूत सवार हुआ, जैसे नया-नया जाता ना। भाई हाथ मिलाओ। अभी बताता हूँ। अभी बताता हूँ क्यों। आपको बताऊँगा, आप कंप्लीट करो फिर तो मन बताता में हूँ। ये हुआ कि क्योंकि एक मैंने बात सुनी है कि जैसे आप माहौल में बैठते हो ना, आपकी सोच वैसी ही हो जाती है। मैं रामजस कॉलेज में गया तो वहाँ पे सब पढ़ाई वाले बच्चे, मैं कहाँ स्पोर्ट्स वाला वहाँ पे चला गया। तो 1-2 थे मेरे जैसे, अ मेरा दोस्त था रौनक, अंकित मित्तल था, अरविंद था। तो वो सेम मेरे जैसे मिडल क्लास फैमिली, थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ और मतलब थोड़ा देसी अपने जैसे बोलते हैं वैसे थे। हाँ। तो उनके साथ ही रहता था मैं, और मतलब क्योंकि पढ़ाई वो नहीं मन करता था पढ़ाई का इतना कि नहीं करनी यार उन्होंने। स्कूल क्लासेस बंक कर ली, गए वाईफ़ाई चलाया, मूवी देख के वापस आ गए। फर्स्ट ईयर काफ़ी अच्छा गया था मेरा, सेकंड ईयर में मेरे को समझ में आ गया था कि नहीं, ज़बरदस्ती हो रही है ये खुद के साथ में और नहीं करना। अ, बट थर्ड ईयर तो मैं गया ही नहीं। थर्ड ईयर तो ऐसे ही निकल गया प्रॉक्सीज़ में, और फिर कुछ जब स्पोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया 2017 में, तो मैं गेम प्रोफ़ेशनली एक तरीके से स्टार्ट ही कर दिया था। मैं आपको अपना किस्सा बताता हूँ, ठीक है? जब मैं कॉलेज में एंटर किया था ना, उस टाइम पे फर्स्ट ईयर मेरा ऐसे ही निकला था। जैसे हुँ। होता है कि यार चल ठीक है, इंजीनियरिंग है ना, कर लेंगे कुछ हाँ, ना वो भी कुछ। होता है ना, एक एक एक्साइटमेंट होती है, हाँ, कॉलेज में नए-नए नया-नया गए, स्कूल एकदम से कॉलेज में गए। वो वाली एक्साइटमेंट थी, तो हाँ। पहला साल तो निकल गया। दूसरे साल में पता लगा यार, ये तो कुछ और ही है यार, ये तो अपने पल्ले नहीं पड़ रहा। हुँ, तो 2 साल जब कंप्लीट होने वाले थे, मैंने पापा को फ़ोन किया, पापा नहीं हो रही। पापा कहते हैं, "यार तू एक काम करना, 2 साल तो निकाल लिए, 2 साल और बचे हैं, तू कर ले, ख़त्म कर ले, बैकअप में हुँ, डिग्री होगी।" मैं कहा यार मन नहीं है, पर फिर भी करी कंप्लीट। लेकिन साथ-साथ क्या किया ना, 2 साल आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं बहुत बुरी संगत में था हुँ, दूसरे साल में, अपने कॉलेज के। उससे मेरे को स्पोर्ट्स ने निकाला। मतलब इतनी बुरी संगत कि मेरे अगर मतलब सीजीपीए आती थी ना, जैसे हुँ, हुँ। मार्क्स हाँ, आते थे, सीजीपीए। है ना? तो अगर मेरा 8.5 आ रहा है ना, तो 5.8 हो गया था। हुँ। उल्टा ही हो गया पूरा, और ये पॉडकास्ट में बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? और सेकंड ईयर के बाद मैंने स्पोर्ट्स खेलना शुरू किया, मैंने जिमिंग शुरू करी, मैं आपको बाद हुँ, में फ़ोटो दिखाऊँगा। अलग फ़िज़ीक था उस हुँ, टाइम, हुँ। लेकिन ना स्पोर्ट्स ने मेरे को हेल्प किया कि मैं उन गलत संगत से और एरिया ये से बाहर निकल के आओ। अलग निकलूँ एकदम। हुँ, मैंने अपने बैक वगैरह जो थी वो क्लियर करी उस टाइम पे, और वो 2 महीने मेरे लिए इतने चेंज के थे ना कि यार फोड़ दूँगा मैं स्पोर्ट्स हुँ, में। हुँ, बास्केटबॉल खेलता था मैं। कॉलेज जब तक ख़त्म हुआ 2 साल मैंने लग के मेहनत करी। हुँ, मैं कहा यार ये 3 साल तो मैं ना ऐसे करूँगा कि मेरे से बढ़कर कोई प्लेयर ही नहीं हुँ, होगा, हुँ, हुँ, फ़िज़ीक वाइज़। हुँ, हुँ, टेक्नीक वाइज़, फ़िज़ीक वाइज़ कह सकते हो। जब मैं 4th ईयर एंड हुआ, कॉलेज से बाहर निकले तो सबका प्रेशर था कि यार प्लेसमेंट हुँ। है, नौकरी ले ले। हाँ, ये काफ़ी अब भी होता है बहुत, मेरे घर पे, अब भी बहुत। नौकरी पकड़ ले, मैं कहा अभी नहीं पकड़नी है, अभी ठीक चल रहा है, और काफ़ी समय है नौकरी करने का, बाय चांस करनी भी है। बिल्कुल, पहले तो मैं थोड़ा अगेंस्ट ही हूँ इस, पता नहीं, मन बिल्कुल। मन नहीं करता मेरा नौकरी करने का, क्योंकि जॉब ऑफर तो मेरे को बहुत पहले 2015 में भी थी, 19 में भी हुई थी। अभी फॉर श्योर 2020 पैरालंपिक्स के बाद में तो हरियाणा गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी जॉब देती है। बट मन में यही रहता है कि नहीं यार, अभी थोड़ा फ्री रहना है। अरे मेरे अंदर इतनी चुल थी भई, मैं बताता हूँ। 4th ईयर का फाइनल एग्ज़ाम्स थे। फाइनल एग्ज़ाम्स के बीच पे ना स्टेट चैंपियनशिप की डेट्स आ गई, और मैं निमराना में था राजस्थान में, और हरियाणा में मतलब गुड़गाँव में स्टेट चैंपियनशिप थी। मेरे कोच को मैंने बोल दिया था मैं आऊँगा। अब एग्ज़ाम ऐसा था, 1 दिन एग्ज़ाम है, 2 दिन की छुट्टी है, उसके बाद 1 एग्ज़ाम है। उसके बीच में एक चैंपियनशिप का 1 मैच था। वहाँ से ट्रैवल करके मैं गुड़गाँव गया था बीच में। मैं कहा हुँ। भाड़ में जाए, एग्ज़ाम देखा जाएगा। करना तो यही है। एग्ज़ाम दिया, अगले दिन निकला बस पकड़ के, वहाँ पर कोच के पास गया, खेला, वापस आ गया, एग्ज़ाम दिया, ऐसा किया। पापा को नहीं बताया मैंने आज हुँ। तक। मैं सच बता रहा हूँ। और 4th ईयर ख़त्म होने के बाद मैंने पापा को बोला कि पापा देखो ऐसा है,
नौकरी मन नहीं मानता करने का, लेकिन मानता हूँ पैसे कमाने हैं, सब कुछ करना है। पर मेरे को ये था, मेरे अंदर ना एक लाइन आई, मैंने कहा पापा को बोल के देखता हूँ। बड़ा अच्छा लगा, हुँ, सोच के अच्छा लगा कि यार ये बोलूँगा ना मज़ा आ जाएगा। पापा को बोला, यार पापा, जितनी मेहनत मैं किसी और के लिए करूँगा ना, हुँ, हुँ। उतनी मेहनत मैं अगर अपने ऊपर डाल दूँ ना, चाहे कम पैसे कमाऊँगा, कोई बिल्कुल, बात नहीं। बिल्कुल। वर्स्ट केस क्या होगा, आगे चल के कोच लग जाऊँगा कहीं। हुँ। हाँ, हाँ। मतलब मन तो खुश रहेगा ना। मेरे दिमाग में वो था कि यार इसी में जाऊँगा, क्योंकि 9 टू 5 मेरे बस का भी नहीं है, तभी हुँ, मैंने आपको हाथ हाँ। मिलाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मेरे पापा ने मेरे को अल्टीमेटम दे दिया कि यार तू एक काम कर, तू मैं पापा से रिक्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि पापा इंडिया में स्कोप नहीं है, आप मेरे को बाहर भेज दो हुँ, हुँ, किसी तरीके से, तो वहाँ जाके कोचिंग लूँगा, पढ़ लूँगा, साथ में लोग रहेंगे तो मैं सीख जाऊँगा अच्छा। पापा ने बोला तू इंडिया लगा के देख पहले, हुँ, अगर तू 1 साल में इंडिया खेल गया तो समझ लेना तेरा स्कोप है आगे, हुँ। वरना रहने देना। नहीं हुआ। नेशनल 1 कैंप साल तो से बहुत कम है। उन्होंने मेरे को अल्टीमेटम हुँ। दिया, जो ठीक है। नहीं, मैंने बहुत सारे टैलेंटेड एथलीट्स को देखा है। मेरी फैमिली में मैं काफ़ी ब्लेस्ड फ़ील करता हूँ कि ऐसी फैमिली है। मेरी मॉम ने 2015 में जॉब मिली, मैंने बताया कि मॉम ऐसे-ऐसे जॉब मिल रही है। तो उस टाइम पे तो मॉम ने मना कर दिया कि नहीं तू अभी ये इतना पहली बात तो इतना मेंटली स्टेबल ही नहीं है न अभी-अभी एक्सीडेंट हुआ है और अभी-अभी जॉब करेगा तो फिर पिस जाएगा उस चीज़ में। और मैं था भी 17 साल का, तो काफ़ी कम एज थी। तो फिर उसके बाद में 19 में जब जॉब ऑफ़र हुई, फिर भी घरवालों ने बोला फिर बट एक टाइम ऐसा था जैसे 2018 में जैसे आपने बताया मैंने भी ऐसे ही पेपर्स मिस किए थे मेरे फाइनल ईयर के। अ, मई 17 तारीख को मेरे को जाना था फ़िनलैंड और 3 पेपर पहले हो गए, 18 तारीख को शायद 1 पेपर था मेरा, ऐसा ही कुछ था मतलब 1 दिन बाद भी पेपर था। मैंने कोई भी नहीं दिया। मैं कहा चारों बाद में ही दूँगा और बट छोड़ दिए फिर अगले साल दिए तब पर उस टाइम पे ये होता है कि तब दे देता तो ठीक रहता। अभी 1 देना पड़ता, अभी 4 दे रहा हूँ तो बट उस टाइम पे मैं काफ़ी वो रहा है मैं चीटिंग करता फँस गया था कॉलेज में। सब सुन और रहे हैं। हाँ, तो मैंने टीचर को बताया उस टाइम पे एशियन गेम्स में 5th रहा था मैं 2018 में। तो 2019 में मेरा मेडल आ गया था। तो उससे पहले मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कराया था इटली ग्रैंड प्रिक्स में। तो जो टीचर थे उन्होंने पकड़ा था ना, मैं कहा सर मैं ऐसे-ऐसे इंटरनेशनल एथलीट हूँ और नहीं मिलता मेरे को टाइम पढ़ने का। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो बाहर ले आए मेरे को क्लास से और क्लास से बाहर ने लेके आ गए फिर बोले अच्छा फिर तो तेरी गूगल पे प्रोफाइल होगी। मैं कहा जी बिल्कुल है, चेक कर लो आप। तो उन्होंने गूगल की और फिर देखा फिर छोड़ दिया कि ठीक है बट पर्ची सारी ले ली। बोले नहीं, पास होगा तो अपने उससे। मैं कहा जी लास्ट पेपर है मेरा, कर दो थोड़ा-सा। तो बट उन्होंने 3 साल का वो जो बैन होता है वो तो नहीं लगने दिया बट पर्ची सारी ले ली। उसमें सबसे कम मार्क्स आए थे मेरे। पहले तीनों पेपर में तो छक्के नकल की थी मैंने। यूपीएससी का भूत सबको चढ़ता है ना एक यूपीएससी बार। का एक बार तो एक्चुअली में पता है क्या था? वही माहौल होता है ना कि जिस माहौल में गए हम मैं कॉमर्स स्टूडेंट था। तो सबसे पहले तो सबको सीए बनना है और क्योंकि सबको यही सीए, सीएस वगैरह ये सब इन सब जो देखे वही उसका उसकी तैयारी कर रहा है। फिर जो थोड़े बहुत जो बाहर के दोस्त थे, जो मतलब हमारी क्लास से दूसरे, वो सभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो एक दोस्त था मेरा, मेरे दोस्त का बड़ा भाई था परवेश, वो बोले कि सुमित अभी भी याद है मेरे को हम कैंटीन में बैठे थे ऐसे ही, कि मैं बहुत ही मतलब ये था कि बहुत कम लोगों से बात करनी और मतलब अपने में मस्त रहना और जितने दोस्त हैं 3-4 उन्हीं में खुश रहना। मतलब ऐसा नहीं था कि सबसे मिलूँ और सबसे तो वो बोले कि देख यहाँ पे कोई बैठा ना सब कोई, कल को कोई आईएएस मिलेगा, कोई आईपीएस मिलेगा। तो मन में वही हो गया कि क्या होता है आईएएस, आईपीएस? उस टाइम पे तो पता भी नहीं था मेरे को कि बस ये होता है कि ऑफ़िसर होता है, बहुत बड़ा होता है और मतलब बहुत इज़्ज़त मिलती है, ये सब होता है। तो फिर मैंने भी मैं कहा मैं ठीक है, मैं बनूँगा। बट उसका तो 10-15 दिन में ही भूत उतर गया था मेरा। नहीं भाई, उनको बताया कि 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है। मैं कहा नहीं भाई मेरे 5 घंटे नहीं पढ़ा जा रहा, कहाँ 18 घंटे पढ़ूँगा मैं। मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ इस टाइम हाँ, पे। तो मैं कहा नहीं भाई वो बहुत जल्दी भूत उतर गया था मेरा। मैं कहा नहीं भाई। मैं आर्मी में जाना चाह रहा था बीच हुँ। में। जब ये सब खत्म हुआ ना, हुँ, 1 हुँ। साल का जो उन्होंने टाइम दिया था वो खत्म हुआ। उसके बाद नौकरी में लगना पड़ा। फिर मेरे हुँ। को भूत चढ़ा कि भाई मैं सीडीएस क्लियर करूँगा। हाँ। फिर मैं आर्मी का शौक था। आर्मी में मेरे जो सीनियर थे वो सारे आर्मी में चले गए। हुँ, तो उनसे सुनता था कि यार हम लोग आज ये पहाड़ पे जा रहे हैं, यहाँ ट्रैकिंग हो रही है, ये सब हो रहा है। मैं कहा यार ऐसी लाइफ चाहिए यार। हुँ।
तो मैं भी जोश में आ गया, पापा को बोल दिया पापा सीडीएस की तैयारी करूँगा। जब पढ़ने लगा तो पता लगा वही 14-14 हाँ, घंटे हाँ, पढ़ना बहुत पड़ पढ़ना रहा है। पड़ता है सीडीएस में भाई। हाथ जोड़ दिए कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, ऐसी उम, भर्ती कर लो। मेरे को कभी-कभी लगता है कि मैं बाय चांस नहीं भी होता तो भी मेरे को लग रहा है इंडियन आर्मी बहुत मुश्किल होता है मतलब क्लियर करना। और जितने भी मेरे दोस्त थे साथ में सपना देखा था हमने वो भी ऐसे ही घूम रहे हैं। तो उनमें से भी कोई इंडियन आर्मी में नहीं है। तो मेरे को लग रहा है कि क्या पता होते ना होते वो तो दूसरी बात है। बट जिस तरह की मेहनत उन उसके बाद की है तो फॉर श्योर किसी अच्छे प्लेस पे होते। ये तो पक्का है। कहीं पे भी होते बहुत मेहनत की है और दिन-रात एक किया है। 2018 एशियन गेम्स में मैं बहुत तगड़ा होके गया था इंडिया से और यहाँ पे ट्रायल हुई थी जुलाई में, उसके बाद में मेरे को बैक इंजरी हो गई थी। तब 5th आया था मैं वहाँ पे बट उसके बाद सोच लिया था कि इतनी मेहनत करेंगे कि हमारा वर्स्ट फेज़ भी दूसरों के बेस्ट जैसा हो। ये सोच के मन में आया था और मेरे कोच उस टाइम पे बहुत नवल सर थे उस टाइम पे तो काफ़ी मेहनत करवाई उन्होंने और एक तरह से जैसे बट वो एक चीज़ बोलते थे कि जैसे कोई भी हीरा तराशने वाला होता है, तो बोले कि देखो जो तराशने वाला है उसकी कला तो होती है, बट पहले खिलाड़ी को हीरा बनना पड़ेगा। बाय चांस वो खुद ही कोयला है तो फिर उसको कितना भी तराश लो, कोयला ही रहेगा। ये चीज़ बोलते थे वो। तो सबसे पहले बहुत सारे टैलेंटेड एथलीट्स होते हैं जो बोल देते हैं हमें तो कोच अच्छा नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बट सबसे पहले आपको खुद हीरा बनना पड़ेगा, तभी आपको कोई तराश पाएगा। आप खुद ही अगर जो कोयला बन रहे हो, तो आपकी वैल्यू नहीं होगी कभी बिल्कुल भी। सही बात है। तो ये चीज़ बहुत सारी जो मैं काफ़ी ब्लेस्ड फ़ील करता हूँ कि मेरे को टाइम टू टाइम एक ऐसी स्टेप मिलते गए, ऐसे कोचेज़ मिलते गए कि जिस टाइम पे जिस आदमी का होना है बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे को। आई थिंक वही एक वजह है कि मैं बहुत जल्दी ग्रो कर पाया। आपको नहीं लगता जो सबसे पहला कोच होता है ना, जो हुँ। आपको मिलता है, वो हमेशा याद आता है और सबसे इम्पोर्टेंट उसी का रोल होता है लाइफ में? अ, जो सबसे पहला कोच आपको मिला हो? देखिए मेरी जर्नी में तो सबसे पहले तो जिनके पास में मैंने रेसलिंग की, वो कोच क्योंकि सबको ये फ़ील होता है कि सुमित बहुत जल्दी स्पोर्ट्स में निकल गया बट वो जो 8 साल मैंने रेसलिंग की थी वो तो किसी को नहीं दिख रहे। जो स्ट्रेंथ मैंने 8 साल बचपन से मेहनत की है, बचपन से अच्छा खाया-पिया है, वो बहुत काम आया मेरे को जेवलिन में। और अ, सिर्फ़ टेक्निक पे वर्क करना था मेरे को क्योंकि पावर ऑलरेडी एक एलाइट एथलीट जितनी शुरू से ही थी मेरे में 2017 में जब हुँ। मैंने जेवलिन थ्रो एज़ अ प्रोफ़ेशनल गेम लिया तो पावर जो वो पहले से ही एज़ अ एलाइट एथलीट की थी। सिर्फ़ टेक्निक पे जैसे-जैसे वर्क होता गया और जेवलिन बढ़ती गई। अभी तो काफ़ी अच्छे मार्क पे हैं। बट हाँ, पहला कोच जो होता है, मेरे पहले कोच नवल सर थे। वो एक माइंड में अलग से ही रहता है कि हाँ यार, वो मतलब क्योंकि वो आपका रफ़ फ़ेज़ होता है। सबसे ज़्यादा मेहनत उस टाइम पे करनी होती है वो आपको। तराशते हैं। ऑफ सीज़न ऑफ मतलब हमारे में बोलते हैं कि हाँ, हाँ। रगड़ा देना बोलते हैं जैसे देसी भाषा में कि बिल्कुल। जो रगड़ा उस टाइम पे आपका रिकवरी कुछ मैटर नहीं करता, आपकी डाइट कुछ मैटर नहीं करती, सिर्फ़ आपका वर्कआउट, हार्ड वर्क। हमें अभी भी याद है कि सुबह 8 बजे ग्राउंड पे जाते थे हम और मैं और नवदीप साथ में थे हम उस टाइम पे। नवदीप की भी स्टार्टिंग से ही थी, नवदीप थोड़ा सीनियर प्लेयर है मेरे से। अच्छा। तो बट दोनों जाते थे 8 बजे जाते थे और 3-3 4-4 बजे ग्राउंड से वापस आते थे। बीच में थोड़ा बहुत जूस पी लिया, थोड़ा बहुत ऑमलेट वगैरह कोच साहब ने मँगवा दी वो खा ली। उस टाइम पे यही नहीं पता था कि रिकवरी क्या होती है, रेस्ट भी बॉडी में कुछ चीज़ होती है। ढाबे की रोटी खाते थे। बट बहुत चीज़ होती है जो माइंड का गेम होता है। सिर्फ़ माइंड आपका अगर जो सही दिशा में काम कर रहा है तो आप हर चीज़ आपकी एक लाइन अप होके चलती है। वो डायरेक्शन भी एक जो पहला कोच होता है, उसका देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, वो जिस तरह का हार्ड वर्क करवाते हैं उनको पता होता है कि इस पॉइंट पे कितना हार्ड वर्क ज़रूरी है। एक वही है ना कि किस टाइम पे कितनी मेहनत ज़रूरी है। वो भी आई थिंक एक लैक करती है। मेरे को लगता है कि जो हमारे टैलेंटेड एथलीट्स हैं उनमें। मैंने अपने कोच से बहुत मार खाई है, बहुत मार खाई है। सच बता रहा हूँ। वो ना पहले उनका होता था जो सीटी होती थी ना, वो हाँ, घुमा के देते थे। हाँ, घुमा के। उसके बाद उन्होंने शुरू कर दिया कि भाई इनको इनसे फ़र्क नहीं पड़ रहा, टहनी उतार ली। हाँ, टैनी। ओ भाई! रगड़ा हमारे टाइम पे क्या होता था बास्केटबॉल कोर्ट पे ना लेटा के पूरा हाँ। रोल, 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 रोल तुम अपनी टी-शर्ट से सफाई करोगे पूरे कोर्ट की, हुँ, रगड़ा मारो चलो। और होता भी ये था कि बास्केटबॉल को हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो हाँ। कहते हैं पैर से नहीं छूना उसको, हाँ, हाँ, पैर पैर से से नहीं किक नहीं छूते, हाँ। मारनी उसको या हाँ, छूना कोई भी भी नहीं नहीं है। छूता मतलब कोई भी खेलता हाँ, है, हम भी जैसे रिक्रिएशन स्पोर्ट्स में खेलते हैं,
वॉलीबॉल, बास्केटबॉल इनको पैर से नहीं नहीं, टच एक करते। रिस्पेक्ट हम हाँ, देते हैं। रिस्पेक्ट। हम बच्चे थे उस टाइम पे, हाँ, हम लोग मस्ती-मस्ती में कुछ हाँ। करते थे। एक तो गर्दन ऐसे पकड़ते थे, गुद्दी पे तय, थप्पड़, हुँ। और साथ में टहनी और पड़ती थी। हमने बहुत मार खाई है, नहीं, लेकिन ये हैं कुछ चीज़ जो रिचुअल्स हैं हमारे, जैसे हम वेट को पैर से नहीं छूते, जो वेट ट्रेनिंग वगैरह करते हैं। जैसे रेसलिंग मैट पे हम चप्पल के साथ में नहीं चढ़ते थे, और या तो नंगे पैर चढ़ोगे आप, या फिर मैट शूज़ के साथ में चढ़ोगे, वैसे शूज़ पहन के नहीं चढ़ते थे। तो ये है, एक हर एक स्पोर्ट्स का तरीका है। आप आपके स्पोर्ट्स को, जैसे जेवलिन पे हम पैर नहीं लगाते कभी भी, और खड़ी भी करते हैं तो एक प्रॉपर तरीके से लेटाते हैं या खड़ी करते हैं, ऐसे नहीं कि ऐसे ही छोड़ दी। तो वो एक होना भी चाहिए वो, आई थिंक, कि आप जिसकी वजह से सब कुछ हो, जो आपका एक सपना है। और हर एक एथलीट का सपना होता है कि ओलंपिक्स या पैरालंपिक्स जैसी स्टेज पे जाके अपने देश को प्राउड फील करवाए, तो वो उसी गेम के थ्रू ही पॉसिबल है। आपने मार खाई है अपने कोच से? बहुत भाई, बचपन में कोचेस से, घर वालों से मैं काफ़ी शरारती था बचपन से। और मतलब जब मैं स्कूल जाता था तो हमारे पूरे परिवार को, हमारे पूरे आस पड़ोस को पता होता था कि सुमित अब स्कूल जा रहा है। मोनू नाम है मेरा गांव में, सबको पता होता था कि मोनू जा रहा है, और अभी काफ़ी शोर शराबा होगा। मैं पूरा रो पीट के जाता था, मतलब तो मार कैसे पड़ती थी आपको? भाई मेरे को बहुत मार पड़ी है, मतलब ऐसा क्या करते थे? गाँव में होता है ना थोड़ा, जैसे देसी बच्चे, एक होता है जैसे मेरे को स्कूल नहीं जाना या ऐसा कुछ, तो भाई मेरी मम्मी तो बेलन से, एक बार तो अभी भी याद है मेरे को, दा होता है जिससे लकड़ी काटते हैं, वो लेके भाग ली थी मेरी मम्मी पीछे कि आज तेरे को बताऊंगी। बहुत मार खाई है भाई, बहुत ज़्यादा। अपने डंडे ग्राउंड डंडे वगैरह तो नॉर्मल थे, डंडों से तो बाद में दर्द होना ही बंद हो गया था, इतनी मार खाई है। ग्राउंड में भी शरारती थे? नहीं, वो ग्राउंड पे बहुत रिस्पेक्टेबल रहता था मैं, मतलब असल में क्या होता है कि मैंने जिस एज में शरारती होते हैं ना, उस एज में रेसलिंग की है। रेसलिंग में जो सीनियर एथलीट साथ में करते हैं ना, जब पहलवान जी बोलते हैं जिसे, वो भाई बहुत है, ऐसे चलते चलते भी, वो बिन बात पे भी चलते चलते भी थप्पड़ मार देते हैं। वो एक प्यार करने का तरीका होता है उनका कि बिल्कुल। हाँ, जूनियर है तो चल। बट भाई मज़ा बहुत आया जर्नी में, मतलब फील किया हर एक पॉइंट पे आगे कि हाँ, इस टाइम पे मेहनत की है, और हर एक चीज़ ज़रूरी होती है उस चीज़ को, जो हम पाना चाहते हैं ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो हर एक चीज़ ज़रूरी होती है। टाइम टू टाइम आपको डिमोटिवेट भी होना पड़ेगा, क्योंकि लायक बनना पड़ता है आपको उस चीज़ के, कि हाँ, आप उस स्टेज के लायक बनो। और भी बहुत सारी, आपकी फैमिली किस तरीके से रिएक्ट करती है। मेरी फैमिली ने कभी दबाव नहीं डाला मेरे पे कि 2018 में जब मैं फ़िनलैंड गया, तो बहुत कम फंड था हमारे पास में। जो भी आया था मेरा रोड एक्सीडेंट का जो इंश्योरेंस होता है वो आया था। थोड़ा बहुत मेरी फेडरेशन ने, सांगवान सर हैं, उन्होंने अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट से दिलवाया था, कॉर्पोरेट सेक्टर से। तो उस टाइम पे भी मैंने जैसे मॉम को बोला कि बाय चांस ये नहीं हुआ तो क्या ही होगा, मतलब हमारे पास तो जो जितनी सेविंग है हम यहाँ पे लगा रहे हैं, और बहुत रेयर चांस है कि हम सक्सेसफुल होंगे इस चीज़ में। तो घर वाले बोले कुछ नहीं है, तू ऐसे ही चला जाओ, हम ये सोच लेंगे कि फ़ॉरेन घुमाया और पहली बार फ्लाइट में बैठा, वो भी शेंगेन वीज़ा की, यूरोप। तो वो एक चीज़ होती है जो, बट उस टाइम पे रिस्क लेना भी उतना इम्पोर्टेंट था, जिस आज मतलब बैठे हैं जिस स्टेज पे। तो वही कहावत है ना, हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। बिल्कुल। तो वो सच साबित होती है। कोच से आपको सबसे पहले किसने मिलवाया था? किसी के थ्रू मिले थे या खुद आपने ढूँढा? मैं जब मेरे को राजकुमार हुड्डा भाई साहब ने बताया कि ऐसे ऐसे पैरा स्पोर्ट्स भी होते हैं, वो 13 बार के नेशनल चैंपियन है शॉर्ट पुट में। तो उन्होंने मेरे को, वीरू भैया है यहाँ पे, सीनियर एथलीट है हमारे, उनसे मिलवाया। तो उन्होंने, उनके कोच थे नवल सर, तो उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया था कि वो चाहते थे मैं डिस्कस थ्रो करूँ शुरू में, बट मैंने जेवलिन को ही अच्छा लगा कि नहीं सर, भाई साहब बोलते हैं तो भाई साहब यही गेम करना है मेरे को नहीं करनी डिस्कस, नहीं है मेरे को, मतलब फील नहीं होती अंदर से कि हाँ, हुँ, हुँ। आप इस चीज़ के लिए बने हो। तो वही होता है मन में कि फिर दिल्ली गया मैं, जेएलएन स्टेडियम में, वहाँ पे नवल सर से मिला, वहाँ पे 1.5-2 साल हम बाहर रहे स्टेडियम से। पहला कन्वर्सेशन कैसा था उनके साथ? बिकॉज़ मैं हाँ, बताता हूँ मैं हाँ, कहाँ से भाई मैं बताता हूँ, मैं जेएलएन स्टेडियम में गया, तो उस टाइम पे हमारी जेवलिन थ्रो में संदीप चौधरी सबसे बड़ा नाम था। हमारे बहुत ही सीनियर एथलीट हैं, और एज़ ए बड़े भाई हमेशा हमें ट्रीट करते हैं। आज भी एज़ अ बड़े भाई गाइड करते हैं, और मतलब बहुत मदद किया उन्होंने मेरी। सीनियर एथलीट हैं, मेरे कॉम्पिटिटर जिसे बोलते हैं वो हैं, बट भाई बहुत मदद की उस इंसान ने मेरी।
उनसे मैं मिला, तो मैं जानता नहीं था उन्हें, कि नाम सुना था बस, कि जैसे पैरा गेम्स के बारे में ही नहीं पता था, तो पैरा एथलीट्स के बारे में तो क्या ही पता होगा। तो जाते-जाते मेरे को बताया गया कि ऐसे-ऐसे संदीप चौधरी भाई हैं, वो मिलेंगे वहाँ पे, जो आज के टाइम में इंडिया के सबसे स्टार एथलीट हैं आपकी कैटेगरी में, जेवलिन थ्रो के। मैं गया, मैं उनसे मिला, तो वो कहीं पे जा रहे थे, तो जेएलएन स्टेडियम के हॉस्टल में थे हम, तो वो बोले कि ठीक है मेरे रूम में रुक जा तू आज रात। भाई मैं रुका, वहाँ पे मैंने जेवलिन्स देखी, 6-7 बड़ी-बड़ी जेवलिन्स रखी हैं। प्राइस तो मेरे को पहले ही पता लग गया था कि एक जेवलिन कम से कम 1.5 लाख की, सवा लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, सवा लाख, मतलब ये रेंज करती हैं। 70-80 हज़ार से स्टार्ट हो जाती है, 1.5 लाख तक भी चली जाती है जेवलिन। तो शुरू में तो भाई मैं क्या, भाई ये सही है, बढ़िया एसी का रूम मिला हुआ है। होता है ना कि हॉस्टल मिल गया, भाई एक दिन हमें भी मिलेगा ये सब। मतलब बढ़िया अपने अटैच वॉशरूम वगैरह, और भाई जहाँ जा रहे इज्जत मिल रही है। तो हाँ, वो होता है। एक जूनियर एथलीट के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। भाई मेस का खाना, बिल्कुल। 3-4 तरह की सब्जियाँ, चिकन अलग से मिल रहा है, ये सब। जन्नत है, हाँ, शुरू में एथलीट को बहुत जन्नत लगती है वो जन्नत चीज़ें, है। और जब जब नया-नया कैंप में नाम आता है ना, तो खाता भी एथलीट बहुत सारा है, यानी प्लेट भर के लेता है वो, क्योंकि नई-नई चीज़ें मिलती है ना, और उसको लगता है कि ये मेरे को फ्री में मिल रही है। तो फ्री की चीज़ का कुछ मज़ा भी अलग से रहता है कि तो रात सुबह-सुबह 6 5-6 बजे होंगे, तो मैं सो रहा आराम से कि कौन ही आएगा, तो खटखट हुई रूम पे। तो मैंने फर्स्ट टाइम अपने कोच को देखा था उस टाइम पे, नवल सर जो, तो बोले कि ठीक है टाइगर। उन्होंने उस टाइम पे ही बोल दिया कि टाइगर नाम दे दिया। तो फिर 7 बजे मिलते हैं ग्राउंड पे, 5 बजे 2 घंटे में रेडी वगैरह हो गए। उनको आपके बारे में पता था? हाँ, उनको पता था मेरे बारे में। तो मैं कहा ठीक है सर। तो मैं गया, मैं ऐसे ही अपने नॉर्मल पहन के, बोले स्पाइक्स नहीं है तेरे पास में? मैं कहा नहीं जी, स्पाइक्स क्या होते हैं, मेरे को तो ये भी नहीं पता। तो बोले ठीक है। फिर ग्राउंड पे गए, तो फर्स्ट टाइम मैंने जेवलिन थ्रो मतलब ढंग से करके देखा था। वहाँ पे मैंने 38 मीटर लगाई थी, 36-38 ऐसे। तो बोले ठीक है बन जाएगा। और अपने बाहर रह ले, रूम रूम लेके रह ले। मैं क्या रूम? मैं वहाँ नहीं रहूँगा जहाँ आज रुका हूँ। बोले नहीं, वहाँ पे नेशनल एथलीट्स रहते हैं। तो फिर मन में ये हो गया कि हाँ नेशनल एथलीट बनना है। मिल्खा सिंह वाली बात हो गई हाँ नहीं? वही हो गया कि दिल पे छू गई, वो इंडिया इंडिया लिखवाना है। भाई इंडिया का बहुत रिलेट ब्लेज़र करते पहनना हैं, है। मतलब हर एक एथलीट बहुत रिलेट करता है मिल्खा सिंह मूवी, जिस तरह से मैं आज भी देखता हूँ। और गूज़बम्प्स हो जाते हैं मेरे को तो हाँ, आज भी। हाँ, तो वही है ना कि बहुत रिलेट करते हैं इन चीज़ों से। कोई भी एथलीट करेगा जिसने थोड़ा बहुत भी कभी गेम किया होगा ना, वो हर एक उस पॉइंट पे रिलेट करेगा। अंदर से ना ऐसे रोने वाली फीलिंग आती है, चेस्ट भर जाती है उसको देख के हाँ, तो कई वही बार। है। भाई मेरे को 2018 में मिली थी फर्स्ट टाइम इंडिया जर्सी। बहुत इमोशनल मोमेंट होता है हर एक एथलीट के लिए। तो मन में यही रहता है कि फिर रूम में आए, तो रियलिटी फेस की। अच्छा यहाँ रहेंगे। एक रूम है, उसमें 2 बंदे, उस टाइम पे तो नवदीप था मेरे साथ में। तो बट वो फीलिंग के बाद में जब रियलिटी में आते हैं कि अच्छा यहाँ रहना पड़ेगा और ढाबे की रोटी खानी पड़ेगी, मेस में नहीं जा सकते आप। तो वो चीज़ें आपको काफ़ी मोटिवेट करती हैं कि हाँ, एक दिन उस स्टेज पे पहुँचना है। और वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया, लगभग 1.5-2 साल लग गया नेशनल कैंप में आने में, बट आपको कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ अपने 2 साल में, हुँ, जब हुँ। आप पैरालंपिक्स के बारे में नहीं जानते थे, हुँ, कि हुँ। बहुत लो फ़ील कर रहा हूँ, बहुत डीमोटिवेटेड फ़ील कर रहा हूँ? और कई बार ऐसा होता है कि नया स्पोर्ट है, हुँ, आप हुँ। पैरालंपिक्स के लिए हाँ, गए हाँ। हो, तो आप वैसे ही फ़ील करते हो कि यार क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? भाई मैं सच बताऊँ, 2015 तो मेरा ऐसे ही रिकवर करने में ही लग गया पूरा। जनवरी में एक्सीडेंट हुआ, मार्च में 53 डेज़ मैं हॉस्पिटलाइज़ रहा। मार्च में मैं घर आया, मार्च या फ़ेब के एंड में आया होऊँगा, डेट वगैरह तो याद नहीं है मेरे को। फिर उसके बाद 28 दिन का गैप था, जो घाव वगैरह होते हैं वो बिल्कुल पक जाएँ, आपकी जो ग्राफ्टिंग हुई है वो बिल्कुल पक जाए, उसके बाद आपको आर्टिफ़िशियल लिम्ब चढ़ाया जाएगा। उसके बाद 40 दिन में आर्टिफ़िशियल लिम्ब सेंटर पूना में रहा था। तो ऑलमोस्ट मई में मैं घर पे आया था। हुँ, तो एक खुद को एक्सेप्ट करने में ही बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि एक 17 साल का लड़का जिसकी हाइट वगैरह काफ़ी अच्छी है, बॉडी फिजिक काफ़ी अच्छी है। तो सबसे पहले तो जब मैं फ़ोटोज़ देखता था ना, वो तो मतलब खुद से गुस्सा आता था, सब कुछ जला दिया मैंने। मतलब मेरा एक ही बचपन का फ़ोटो होगा मेरे पास में, छोटे से का है बिल्कुल। उसके बाद का 2015 तक सब गायब, है ही नहीं कुछ। उसके बाद न्यू लाइफ़। उसके बाद बिल्कुल न्यू लाइफ़। ये हुआ कि मॉर्निंग में उठे, अपने रामदास कॉलेज में गए, वहाँ पे मन किया जो किया, दोस्तों से मिला, मूवी देखी, आ गया।
थोड़ा बहुत पढ़ा, आ गया रूम पे आए। बट 2015 के एंड में मेरे को समझ में आ गया कि नहीं, भद्दा होता जा रहा हूँ दिन पे दिन, मोटा होता जा रहा हूँ और अजीब सी बॉडी, क्योंकि एक एथलीट जल्दी समझ जाता है कि नहीं यार अभी नहीं चलेगा। फिर मेरे को बॉडी बनाने की धुन सवार होगी कि बॉडी बनानी है, कम से कम जो है वो तो अच्छी करें। तो मैं आता था, ये तो हमारा नया घर है, पुराने वाले घर में हमारे एक बाहर वाला कमरा है, उसमें अपने आप को बंद करके और पुशअप्स वगैरह जो भी हम उस टाइम पे कर सकते थे, जो भी सीखा था, प्लेट्स वगैरह लेके, जो इतनी भी मेहनत मेरे से हुई मैं उतनी करता था। तो मेरी मम्मी ऐसे ही बोलती थी, अब क्यों कर रहा है, पढ़ ले, इससे अच्छा थोड़ा अच्छी नौकरी लग जाएगा, ऑफिसर लग जाएगा या जो भी है। बट उस टाइम पे यही था कि जब दिख ही अच्छे नहीं रहे तो क्या ही करेंगे। तो ये तो उसके है। बाद में फिर ठीक ठाक फिजिक बना ली 1 डेढ़ साल में। बट तो फिर तो बिल्कुल ही समझ में आ गया था कि नहीं। जब आपने वो फर्स्ट टाइम जैवलिन फेंकी हाँ हाँ नवल सर के सामने, हाँ उस टाइम पता लग गया होगा कि यार ये एक ऐसा भाई, स्पोर्ट है जिसमें मैं जेवलिन कुछ में कर दिखाऊंगा सकता ना हूँ। आपको, 800 ग्राम का इक्विपमेंट होता है, ऐसा लगता है कि अभी फेंक दूंगा 100 मीटर। क्या होता है 50 मीटर, कुछ नहीं होता भाई। जब वो फेंकता है ना इंसान तब पता लगता है, नहीं फेंक बहुत 10 मीटर टेक्निक। भी नहीं जाएगा। नहीं 10 तो चला जाता है, 15-20 मीटर तक इजीली नॉर्मल इंसान, 20-25, या कोई स्पोर्ट्स में होगा तो 35-35। मैंने 38 फेंकी थी उस टाइम पे। तो बट वही है कि शोल्डर स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी थी उस टाइम पे, अपर बॉडी काफ़ी वर्क किया है मैंने पर उस टाइम क्लिक हो गया था कि ये मेरा स्पोर्ट माइंड है। में। हाँ मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम जेवलिन को देखा ना, सीनियर एथलीट्स थ्रो कर रहे थे वहाँ पे सोनीपत साई में, तो जिस तरह से वो घूमती हो जाती है ना पीछे से, बहुत अच्छी लगती है। आप कभी देखोगे ना लाइव जेवलिन थ्रो तो बहुत अच्छी लगती है। मतलब जो एक रेंज में गिरने लग जाते हैं ना वो 60 मीटर से ऊपर, तो बहुत अच्छी लगती है। इवन देखने वालों को भी एक अलग सा हाँ, एक्साइटमेंट होती है कि हाँ यार बहुत अच्छी लग रही है कहाँ जाने जाके जाती। गिरेगी। हाँ, तो मैं कहा भाई ये ऐसा करना है। तो वही उस टाइम पे माइंड वो क्लिक बोलते हैं ना कि हाँ स्पार्क मिल गया कि हाँ यार ये करना है और इसी में महारत हासिल करनी है। तो वो एक ऐसा स्टेप था कि कोच ने तो डिस्कस थ्रो के लिए बोला कि डिस्कस थ्रो कर ले, बट मैं कहा नहीं करेंगे तो यही, वरना मैं घर जा रहा हूँ। उन्होंने तो आपको पहले ही टाइगर बोल दिया था, तो जाने तो नहीं नहीं ये तो देंगे। यहाँ की बात है, वहाँ पे तो मैं अच्छा, गया ही जेवलिन थ्रो के लिए था, क्योंकि वो एक अच्छा, जेवलिन स्पेशलिस्ट है, जेवलिन स्पेशलिस्ट ओके। कोच है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड ये 2005, संदीप चौधरी भाई भी उन्हीं के स्टूडेंट रहे हैं पीछे। तो अब ये तराशने वाला सीन कैसे हुआ, हाँ, मतलब क्या तराशने वाला किया? सीन बहुत तगड़ा था भाई मेरा। मैं और नवदीप जाते थे रूम से, हमें लगभग आधा घंटा 40 मिनट लगती थी एक साइड, पैदल पैदल, जंगपुरा से जेएलएन स्टेडियम के ग्राउंड तक पहुंचने में, और 40 मिनट आने में, 30-40 मिनट आने में। तो काफ़ी समय तो वहीं पे हमारा, फिर एक थक जाते थे। ट्रैवलिंग करके। हाँ, फिर मैं बाइक ले गया यहाँ से। मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को किसी भी चीज़ में। मेरा बाइक एक्सीडेंट हुआ, किसी भी घर वाले अवॉइड करेंगे कि नहीं बाइक फिर से हाँ, ले, दोबारा बट नहीं। मेरे घर वालों ने, मई में मैं आया था, अगस्त में मेरे को नई बाइक लेके दे दी कि कभी ऐसा फील ना हो कि बेचारा वाला, या हुँ, ऐसे ही खेत में मेरे को ऐसे ही लेके जाते थे। हमारे खेत में जवार वगैरह काटते हैं तो ऐसे ही भरोटा, जो भरोटे वगैरह काट के ला, और मतलब ऐसा कभी मेरे को ये फील नहीं होने दिया कि तू बेचारा हो गया या ऐसा कुछ। जो काम पहले करता था अब भी कर, रेसलिंग को छोड़ के हर चीज़ करवाई है मेरे से, ज़बरदस्ती भी करवाई है। तो वो चीज़ आई थिंक बहुत ज़रूरी थी मेरे खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने में। फिर जब तराशने वाली चीज़ आई, तो भाई एक टाइम तो ऐसा हो गया कि भाई बहुत थक गए मैं और नवदीप। बट यही होता है कि और करेंगे भी क्या, हाँ। एकेडमिक्स तो छोड़ दी हमने। तो क्या करें। कुछ तो करना तो है। वही है कि बट मैं काफ़ी वो रहा हूँ, मेरी ऑल ऑल ओवर द जर्नी काफ़ी, जो बंदे मेरे को सही टाइम पे मिलने चाहिए थे मेरे को मिलते गए। संदीप चौधरी भाई ने मेरे को प्रॉपर गाइडेंस दी। और एक होता है जब जो आपके पूरे देश में जब सबसे तगड़ा एथलीट है, आप उसी के साथ में ट्रेनिंग कर रहे हो, तो वो एक बहुत ही ब्लेसिंग वाली चीज़ होती है कि, और उन्हीं की जेवलिन्स थ्रो कर रहे हो। तो इवन मेरे फर्स्ट स्पाइक्स भी उन्होंने ही गिफ्ट किए थे, नाइकी के 15-16 हज़ार के भाई पेयर था। तो बहुत मदद की है भाई उस इंसान ने मेरी, अब मेरी जर्नी में। और कैसा रहता था, मतलब डाइट कैसा रहता था? बिकॉज़ उस टाइम तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं होते हैं। हाँ, डाइट वगैरह भाई ये था हमारा डाइट शेड्यूल कि सुबह उठे, अंडा ऑमलेट वगैरह खाई और गए ग्राउंड पे। वहाँ पे भाई कोच मेस से जो भी मंगवा दे जूस वगैरह,
घर पे आते थे तो शुरू में तो हमने ढाबे की रोटी खाई, फिर एक बार मेरे को फूड पॉइज़निंग हो गई 10 दिन के अंदर-अंदर, क्योंकि कच्चा रहता है थोड़ा बहुत हाँ। जो ढाबे की रोटी है। मैं घर पे आ गया भाई, मेरे को बहुत ज़्यादा पेट में, डॉक्टर्स ने काफ़ी, मतलब हफ़्ता 10 दिन मैं घर पे रहा। उसके बाद में मैं और नवदीप ने किया कि नहीं भाई रोटी घर पे बना लेंगे, सब्ज़ी बाहर से खाएँगे। शुरू में तो मैंने ऐसे ही बोल दिया उसको कि मेरे को रोटी बनानी आती है, तू चून भिगो ले। उस तो वो तो बहुत ईज़ी प्रोसेस होता है ना कि हुँ। यूट्यूब से देखो और उसने तो यूट्यूब चलाया, देखा और बना दिया। अभी मेन काम रह गया मेरा रोटी बनाए, तो मैंने वो बेली, तो वो भाई तवे से बड़ी रोटी। तो ऐसे मैंने तवे पे रखी तो चारों तरफ से नीचे लटक रही। तो नवदीप ने देख ली, तो मैंने ऐसे करके दिखाई नवदीप को, नवदीप के बड़े मुँह से बड़ी रोटी थी वो। उसका फ़ोटो भी नवदीप के पास में होगा। तो बोला तू रहने दे भाई। फिर हमने मतलब टाइम के साथ में आ गई रोटी बनानी। सब्जी बाहर से ले आते थे, रोटी खुद बना लेते थे। कभी 1 टाइम खा ली, कभी 2 टाइम खा ली। उस टाइम में माइंड में नहीं था ना, पता नहीं था ना रिकवरी क्या चीज़ होती है। तो वो इतनी हिट भी नहीं करती थी बॉडी को। सिर्फ़ वर्कआउट। वर्कआउट। इवनिंग में मन किया खा ली, वरना बाहर चिकन वगैरह खा लिया। यही मतलब ऐसे ही चलता भाई, जब तक नेशनल्स में नहीं नंबर आया तब तक ऐसे ही। हाँ, एक बार जब मैस में आए भाई, फिर तो जन्नत मिल जाती है। तो भाई सब कुछ रखा है आपके लिए और आप कितना भी खाओ। और पूरा रगड़ा मारा नेशनल्स तक। हाँ, मतलब 6-7 महीने तो बहुत ज़्यादा रगड़ा मारा है मैंने। मतलब मेरे को और नवदीप को रूम से स्टेडियम, स्टेडियम से रूम तक कोई और रास्ता भी नहीं पता था कि दिल्ली और कुछ है। और सोशल लाइफ़ ज़ीरो। माइनस में थी भाई, ज़ीरो भी नहीं। अच्छा। मतलब सोशल लाइफ तो थी ही नहीं। मतलब डेली का रूटीन यही था। संडे होगा तब भी हम ग्राउंड पे ही मिलेंगे, मिलेंगे तो, वरना रूम पे या ग्राउंड पे। बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड बोलते हैं ना रखना एरिया। पड़ता है। बिल्कुल रखना पड़ता है भाई, वो बहुत ज़रूरी होता है। डिस्ट्रैक्शन होती है, बहुत अब होती भी है। मैं बहुत कम जाता हूँ, मतलब कहीं पे या तो इवेंट्स में जाते हैं या फिर घर से स्टेडियम, यहाँ से 2-3 किलोमीटर है स्टेडियम। घर से स्टेडियम, स्टेडियम से घर। बहुत कम होता है कि कहीं बाहर। मेरे को पसंद भी नहीं है घूमना इतना। पहला टूर्नामेंट के बारे में थोड़ा बताओ। भाई पहला टूर्नामेंट मेरा इंटरनेशनल था, पेरिस ग्रैंड प्रिक्स 2018। ज़िंदगी भर याद रहेगा। हाँ, भाई उस टाइम पे पैरा एथलेटिक्स का जेवलिन स्टैंडर्ड था। 54 मीटर पे रियो पैरालंपिक्स का ब्रॉन्ज मेडल गया था। संदीप भाई कुछ सेंटीमीटर से 4th हुए थे। तो उस टाइम पे ये होता था कि 54, 50 प्लस मीटर ही बहुत हो गए। हुँ। तो मेरी पहली थ्रो थी 55.50 मीटर, मतलब एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड। बहुत ऊपर। उस टाइम पे तो बहुत लीजेंड एथलीट्स के साथ में खेला था। जब कम एथलीट्स होते हैं ना तो कुछ कैटेगरीज कंबाइन हो जाती है। मैं, सुंदर सिंह गुज्जर, देवेंद्र झांझड़िया भाई साहब और संदीप चौधरी भाई साहब और काफ़ी, मतलब जो मेजर इंडिया के जाने माने एथलीट्स थे उनके साथ में खेला था मैं। तो उसमें 4th रहा था मैं। तो मन में ये हो गया कि भाई कंपटीशन का एक फ़ियर निकल गया उसी दिन मन से, कि जब इनके सामने परफ़ॉर्म कर सकते हैं तो बाकी तो है ही नहीं कुछ। उसमें आप 4th आए थे? उसमें 4th आया था मैं। उसमें पॉइंट सिस्टम का था कुछ, अच्छा। तो उसमें रैंकिंग याद है कि 4th आया था मैं। संदीप भाई का गोल्ड था एज़ ऑलवेज़। तो 2019 में जब मेरा सिल्वर आया, संदीप भाई का गोल्ड आया, तब मैं इंडिया में आया तो भाई उस टाइम पे महसूस हुआ कि गोल्ड मेडल क्या होता है। शुरू में तो ये होता है कि मेडल मिल जाए, कोई भी मिल जाए, ब्रॉन्ज मिल जाए, सिल्वर मिल जाए। गोल्ड तो जैसे संदीप भाई साहब का साइड भी रख देते थे हम कि गोल्ड मेडल उन्हीं का है। तो बहुत, मतलब यादें होती है ना कि सारी। फर्स्ट टूर्नामेंट जब मैं खेला पेरिस में, पेरिस का एक तो ट्रैक, भाई मोंडो ट्रैक पे मैं फर्स्ट टाइम खेला था। भाई बहुत तगड़ा ट्रैक, स्टेड चार्लेटी का। एक अंदर से ही फीलिंग आती है जब दौड़ते हैं ना उस पे। एक हुँ। अंदर से फीलिंग आती है और पहली थ्रो जब बढ़िया लग जाए ना, तो बहुत मन में ये रहता है कि कामयाब हो गए। मतलब जितना रिस्क लेके गए थे वहीं पे मेरे को कहीं ना कहीं फील हो गया था कि हाँ बढ़िया, रिस्क जो लिया था थोड़ा थोड़ा कामयाब हो रहा है। फिर वहाँ पे बेशक मैं 4th आया था, पर मैं खुश था कि इंडिया की तरफ से एशियन गेम्स में सिलेक्ट हो ही जाऊँगा। हुँ। क्योंकि आराम से एशियन रैंकिंग के हिसाब से सिलेक्शन होता है हमारा इंडिया में। आप चाहे फर्स्ट हो, आपकी एशियन रैंकिंग नहीं है तो आप नहीं जाओगे। ये भी एक पैरा बिल्कुल। ओलंपिक्स का रूल है। हुँ। तो एबल्ड का सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत अलग वो होता है। डायरेक्ट हो जाता है ना, हाँ, डायरेक्ट उनका सिलेक्शन है एमईएस से होता आपका। है, हमारा एमईएस तो होता ही है, बट आपको एशियन रैंकिंग में भी स्टैंड ब एशियन गेम्स में अगर आप आ गए तो डायरेक्ट सिलेक्शन है हाँ, पैरालंपिक्स के लिए।
नहीं, ऐसा नहीं, रूल है नहीं, नहीं, ना? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ट्रायल्स देनी पड़ेंगी। ऐसा होता है जैसे एमईएस होता है हमारा 44 मीटर का। एमईएस तो बहुत कम होता है, एबल्ड बॉडी का बहुत ज़्यादा एमईएस होता है। हमारा एक लिमिटेड सा होता है कि ताकि जो दूसरी कंट्रीज़ है जिनमें पैरालंपिक्स इतना मशहूर नहीं है, तो वो भी उसमें कवर कर सकें। एमईएस के साथ-साथ आपको एशियन गेम्स है तो आपको एशियन रैंकिंग्स देखी जाएँगी। ओके। आपकी ओवरऑल ट्रायल होंगी, फिर साई फेडरेशन वगैरह ये सब पूरी मिनिस्ट्री मिलके डिसाइड करेगी कि हमको टॉप 8 रैंकिंग भेजनी है। ओके, ऐसा एशिया होता की है। 8 रैंकिंग में जो इंडियन एथलीट स्टैंड करता है वो ही खेलने जाएगा। पैरालंपिक्स में कोटा होते हैं, जैसे मिल गया आपको बाय चांस 10 कोटा मिल गए, 10 सीट्स हो गई 10 बेसिकली। सीट्स होगी तो 10 हुँ, ही एथलीट्स जा सकते हैं। समझ गया। पैरालंपिक्स में लिमिटेड सीट्स होती है। तो वो 10 एथलीट्स कौन से हैं वो मिनिस्ट्री डिसाइड करती है। वो रैंकिंग के हिसाब से करती है। पहले तो फर्स्ट, जितने एथलीट बच गए उसमें सेकंड कितने हैं, थर्ड, उस हिसाब से आपको। अच्छा। बेशक आप इंडिया में एक तरफा तगड़े हो, बाय चांस आप वर्ल्ड रैंकिंग में स्टैंड नहीं कर रहे तो आप नहीं जाओगे। ये पैरालंपिक्स का तभी कुछ लोग पूछते हैं कि पैरालंपिक्स में कम एथलीट्स क्यों आते हैं? क्योंकि जाते ही लिमिटेड एथलीट्स हैं। हुँ, वर्ल्ड रैंकिंग 10 जाती है तो 10 ही एथलीट आएँगे ना। हर बिल्कुल। एक कंट्री कंट्री ये से। फॉलो करती है ये रूल कि टॉप 10 वर्ल्ड रैंकिंग ही भेजेंगे। तो इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पैरालंपिक्स में फाइनल में 10 ही इंसान होते हैं। क्योंकि इंडिया ही नहीं भेजती तो दूसरी कंट्रीज़ भी नहीं भेजती। क्योंकि जो मेडल होप होते हैं मोस्टली उन्हीं को भेजना प्रेफ़र करते हैं। आप मेरे को बता रहे थे जब आपका सिल्वर आया हाँ, था, जब सिल्वर आप आया भाई। इंडिया वापस आए, इंडिया वापस आए तो मेरे को पता लगा गोल्ड की अहमियत क्या होती है। कैसे? भाई जहाँ जा रहे कोई पूछ ही नहीं रहा। मतलब ये था उस टाइम पे नया-नया नाम हुआ था कि संदीप और सुमित अलग-अलग कैटेगरी थी हमारी, तो दोनों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। बट एक ऑरा होता है संदीप भाई का, जब 2019 तक बहुत बड़ा ऑरा कहते हैं जिसे, जहाँ पे भी जाते संदीप, संदीप, संदीप। तो उस टाइम पे पता लगा कि नहीं, गोल्ड मेडल लेके आना है भाई। उसके बाद तो आज तक कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ जहाँ पे मेरा सिल्वर भी रहा हो। उस जहाँ दिन पे भी जोश आ खेला। गया था कि भाई गोल्ड चाहिए, हाँ, रंग और बदलना है इसका। इवन 2020 टोक्यो में मैं काफ़ी वही है कि हर चीज़ टाइम पे मिलती गई। मैं बीमार हो गया था, मतलब कोविड तो नहीं हुआ था बट काफ़ी बीमार हो गया था मैं। तो रिकवर नहीं कर पाए, फिर मेरे को लगा कि फिर पता लगा कि पैरालंपिक्स पोस्टपोन्ड हो गए 1 साल। तो वो एक ऐसा स्टेप था जो बहुत फ़ायदा रहा मेरे को। बिल्कुल, 1 साल में तो मैंने बहुत जावलिन बढ़ा ली थी। ऐसा लगता था ना ये मेरे लिए ही हुआ है। हाँ, मतलब 62 से आप ग्राउंड पे 68 फेंक रहे हो, तो एक बहुत ही मेजर गैप आपने कवर कर लिया उस 1 साल में। बट वो 1 साल भाई मैंने बहुत मेहनत किया। मैं और मोहित त्यागी बैठा है यहाँ पे, भाई मेरे साथ में डेली ग्राउंड पे जाता था दोनों टाइम। ये मर्चेंट नेवी में है बट दोनों टाइम मेरे साथ में ग्राउंड पे। जितने टाइम मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, ये मेरे जैसे मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो वेट चेंज करना, मेडिसिन बॉल कर रहा हूँ तो मेडिसिन बॉल मैंने फेंक दी तो वापस लेके आना। तो ये बहुत बड़ा रोल होता है आपकी टीम का। आपकी टीम कैसी है, आपके कोच कोच तो था ही नहीं उस टाइम पे क्योंकि कोविड सिचुएशन हो गई थी, सब अपने घर पे थे। वर्कआउट भी हम छुप-छुप के जाते थे करने, क्योंकि पुलिस डंडे मारती थी बढ़िया वाले। तो भाई फ़ेब तक तो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड सी मूवमेंट रही थी। बट हमने लॉकडाउन में भी, हमारे यहाँ पे घर के पीछे रोड बन रहा था तो रोड से पहले जो बेस बनाते हैं ना, उस पे मेहनत की। बहुत मेहनत की है, मतलब अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी कि कहीं पे हमें ये लगे। टोक्यो पैरालंपिक्स में मेरे को कहीं न कहीं पता था कि मैं गोल्ड मेडल के साथ में लौटूँगा। वो दोस्तों का किसी को बहुत नहीं पता था। बड़ा एक हाँ भाई, हिस्सा दोस्तों का। होता है ना मेहनत में। दोस्तों का तो बहुत बड़ा रोल होता है भाई किसी भी आपकी इंसान की लाइफ में। आपको बनाते भी दोस्त हैं, मेरे को लगता है आपको डाउन भी दोस्त। आपकी सराउंडिंग्स, दोस्त सराउंडिंग्स ही बोल सकते हैं उस चीज़ बिल्कुल, को। मैं काफ़ी ब्लेस्ड रहा हूँ भाई इस चीज़ में कि मेरे दोस्त दोस्त कभी-कभार इतना सैक्रिफाइस कर कम जाते हैं हैं ना। बट बहुत तगड़े हैं भाई। मतलब ऐसा है कि मैं बोल दूँ ना कि मर्डर करना है तो कर देंगे भाई। मैं फॉर श्योर इस चीज़ में कर देंगे। कई बार ऐसा नहीं होता 3-4 दोस्त होते हैं, यार हाँ, दोस्त हाँ। होते हैं बचपन के पुराने। तो एक बोलता है भाई तू सक्सेसफुल हो गया ना तो मैं भी हो जाऊँगा। मतलब तेरे होते ही मेरे को अंदर से लगेगा कि यार हाँ, बहुत होता है। ये बैठा भाई मोहित त्यागी, अ, बहुत उम, साथ दिया है भाई इसने मेरा। मतलब कोविड के टाइम पे, मतलब लगभग 2 साल 19 में मैं दिल्ली से आ गया था। कोविड से भी थोड़ा पहले ही आ गया था। क्योंकि मेरी मदर की कंडीशन थोड़ी, हेल्थ कंडीशंस थोड़ी वो कर रही थी मेरे को बोदर वहाँ पे, तो मेरा मन नहीं लग रहा था। तो मैंने कोच से बातचीत करके कि मैं घर से ही हफ्ते में 1 दिन आ गया, 2 दिन आ गया। बाकी यहीं पे आप ट्रेनिंग शेड्यूल भेज देना मेरे को। और 2-3 साल के बाद में आपको पता है कि आपको क्या करना होता है।
तो उन्होंने ट्रेनिंग शेड्यूल वो वहाँ से भेज देते थे, मैं यहाँ पे जो वर्कआउट मेन वर्कआउट ट्रेनिंग वगैरह होती है वो कर लेता था, जनरल ट्रेनिंग जो होती है बाकी टेक्निकल वर्क मैं कोच साहब के पास में दिल्ली जेएलएन स्टेडियम में चला जाता था हफ्ता 10 दिन में एक बार। तो यहाँ ट्रेनिंग करते हुए मोहित भाई यहीं हाँ रहते थे, भाई, आपके साथ रहते थे? फिर बिल्कुल ये भाई। दोस्त नहीं होते, भाई बन जाते हैं हाँ यार, मतलब फिर दोस्त नहीं है। भाई 2019, 20 और 21 के ट्रायल्स में भी आई थिंक साथ में था, है ना? तो 21 टोक्यो अगस्त में, 30 अगस्त को था, मैं यहाँ से 25 को गया था, तो उस आई थिंक 24 को भी साथ में ही होगा ये मेरे। तो इतना मतलब बिल्कुल साथ में ही रहा था भाई, बिल्कुल। उसके बाद में तो फिर नहीं, वो मतलब मैं भी इधर उधर इवेंट्स में बिजी हो गया। और टोक्यो वाला आप बताओ मुझे एक्सपीरियंस, क्योंकि वहाँ कुछ चमत्कार हुआ। हाँ भाई, टोक्यो का बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस था। टोक्यो में मैं काफ़ी प्रिपेयर होके गया था, तो एयरपोर्ट पे गए हम। मैं काफ़ी श्योर था, मेरी मम्मी भी बोलती थी कि भाई ये तो पैरालंपिक्स है, सबसे बड़ी स्टेज है पैरा एथलीट के लिए, कोई भी मेडल आ जाए। तो मैं उनको वहीं पे रोक देता, मैं कोई भी नहीं चाहिए, तो गोल्ड चाहिए। मैं तो ये बोल के गया था कि मेरा गोल्ड नहीं आया ना, मैं जापान में ही रह जाऊँगा मैं नहीं आने वाला घर पे। ये तो बोल के चला गया था मैं कि नहीं आएँगे। उसके बाद में फिर जैसे ही लिस्ट आई तो सबसे पहली थ्रो मेरी। मैं काफ़ी खुश था क्योंकि किसी को नहीं पता था मैं कितनी थ्रो कर रहा हूँ, और एक बेनिफिट होता है जब एक अच्छा एलाइट एथलीट का सबसे पहली थ्रो आ जाती है ना, तो एक उसका स्टेज एक सेट हो स्टेज जाता सेट है। हो जाती है, और कंपटीटर्स पे थोड़ा प्रेशर बहुत। हो जाता है कि भाई इसका तो हो गया, अब ये हम हमारा रह गया। तो वो कहीं न कहीं कोई एथलीट होता है जो उस प्रेशर को पॉजिटिव वे में लेके चला जाता है, कोई एथलीट होता है जो उस प्रेशर को नेगेटिव वे में लेके चला जाता है। तो पहली थ्रो में वर्ल्ड रिकॉर्ड 66.90 का वर्ल्ड रिकॉर्ड था उस टाइम पे। ऑफ़िशियली 62 का था, बट नेशनल्स में मैंने यहाँ पे ब्रेक किया था, तो वो ऑफ़िशियल नहीं माना जाता। तो थ्रो 60 करने से पहले क्या दिमाग में चल रहा भाई, था? थ्रो करने से पहले सबसे जब हम जापान में पहुँचे, सबसे बड़ा एक माइंड में ये था कि कोविड ना हो जाए। हाँ, डेली उस टाइम। टेस्ट हो रहे थे, डेली आप अपना सलाइवा दे रहे थे। थोड़ा-सा भी इधर-उधर हुआ, तो आप जितनी आपने मेहनत की है सारी वेस्ट है। आपको पार्टिसिपेट ही नहीं करना दिया जाएगा। ये जो रखते हैं पहले वो तो बहुत छोटी चीज़ है। आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा तो ये बहुत बड़ा एथलीट, कोई भी एथलीट होगा, धक्का लगेगा बहुत। धक्का क्या, मेरे को लग रहा है कि एक तरह से बहुत एथलीट होते हैं जो सुसाइड की भी सोच रहे हैं ऐसे में। और 1-2 दिन पहले हमारे जो साइड वाले रूम में थे, तो उनकी रिपोर्ट आई, एयरपोर्ट से कुछ लेटर आया कि जो बैठे थे उनके साइड वाला पॉजिटिव है। तो वो ओ बेटे! सारे 2-3 दिन के लिए बंद। उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी किस्मत थी कि उनका लास्ट में इवेंट था। तब तब तक हुँ, तो वो उनका पूरा बाहर आ जाते हैं, रिपोर्ट हाँ। वगैरह हो गई थी। हुँ। तो एक मन में यही था कि कोविड से बचे रहें, बस। रूम पे जाते, रूम में रहते, रूम से सीधा मास्क वगैरह प्रॉपर किट पहन के ग्राउंड पे जाते, और वहाँ पे जितनी ट्रेनिंग करनी है की अपनी, अब वापस से 10 बार हैंड सैनिटाइज, नहाते थे एक तरह से सैनिटाइजर में। बट जैसे ही जब ग्राउंड पे गए तो सारा टेंशन रिलीज, मैं क्या आगे, अभी तो नहीं आप निकाल पहुँच सकते, गए। अब पहुंच गए हैं, अभी दिखाने का समय है। पहली थ्रो वर्ल्ड रिकॉर्ड। पहली थ्रो तो मैंने बहुत इजी की थी क्योंकि मैंने ट्रायल थ्रोज होती है हमारी जो उसमें थोड़ा पैर स्लिप हो गया था मेरा। तो सभी को पता है टोक्यो में जर्मन एथलीट जॉन स्वेटर के साथ में क्या हुआ था टोक्यो ओलंपिक्स में। मैं नहीं चाहता था मेरे साथ में कुछ ऐसा हो कि मेरे पैर स्लिप करे और मैं इंजर्ड हो जाऊँ वहाँ पे। पहली थ्रो इजी की मैंने 66.95। जब वही थ्रो वर्ल्ड रिकॉर्ड होगी तो फिर तो मैं खुल गया था बिल्कुल। कोच के साथ क्या चल रहा होता उस टाइम कोच कन्वर्सेशन? मेरा साथ में नहीं गया था कोविड के उसमें, बट वहाँ पे सतपाल सर थे, सत्यपाल सर। वहाँ पे उन्होंने मेरी वीडियो कॉल पे वहाँ पे बात करवा दी थी कि हाँ। तो जब फर्स्ट थ्रो में वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ तो उन्हें तो पता था कि मैं और बेटर कर सकता हूँ, तो उन्होंने मेरे को गाइड किया वहाँ पे कि थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट में, टेक्निकल में जो जो फॉल्ट आ रहे थे। सेकंड थ्रो 68.08, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। फिर तीसरी चौथी थ्रो मेरी ऐसे ही निकल गई। फिफ्थ थ्रो में फिर एक 68.55। शुरू में तो यकीन ही नहीं होता भाई कि गोल्ड मेडल आ गया, और वो भी सबसे बड़ी स्टेज पे। मतलब एथलीट सोचता है ना कि मेरे को गोल्ड मेडल आ गया, मेरे को ये मिलेगा, मेरे को वो मिलेगा। हर एक एथलीट सोचता है कि कैश अवार्ड मिलेगा हर जगह ना। भाई नहीं होता उस टाइम पे, मन में नहीं होता कुछ भी। उस टाइम पे ये होता है कि यकीन ही नहीं हो रहा आपको कि हो गया। मतलब एक होता है ना कि जो एक
स्टेज होती है जिस पे हर एक एथलीट सपना होता है, वो पहुँच गए उस पे की। फिर पीएम सर ने बात की, तो उनको तो बोल ही नहीं पाया मैं शुरू। आप वीडियो भी देखोगे, मैं थैंक यू ही किया उनको, बात नहीं की मैंने उनसे। वो जो बोलते गए, वीडियो मैं कॉल पे हो रहा था, नहीं, वो ऑडियो कॉल थी। ऑडियो कॉल पे। हाँ, तो थैंक यू ही किया। मैं कहा थैंक यू सर, थैंक यू। यकीन ही नहीं हो रहा था भाई कि गोल्ड मेडल जीत लिया। उसके बाद में जब अ, मेडल सेरेमनी हुई, मेडल सेरेमनी एक ऐसा पॉइंट होता है भाई जहाँ पे आप अपने आप को ना, हर एक इंसान जितने भी पॉपुलेशन है सबसे ऊपर फील करते हो कि मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। जब वो गोल्ड मेडल हाथ में होता है ना भाई, वाक़ई में ऐसा लगता है कि होता है ना वो स्ट्रगल, तो वो तो बहुत फीका है भाई उस एक जर्नी के लिए। मतलब एक सारा रिकॉल होता है कि क्या। वो 52 सेकंड होती है ना भाई, जो जब अपना राष्ट्रगान वहाँ पे प्ले होता है, तो अपनी जितनी भी जर्नी होती है ना, जितने भी लोगों ने आप पे शक किया था, जितने भी लोगों ने आपको ये बोला था कि नहीं, नहीं कर पाएगा तू, और कुछ और कर ले भाई, फ़ायदा रहेगा उस चीज़ में। कई आपके जो शुभचिंतक होते हैं वो बोल भी देते हैं यार, जब आपको स्ट्रगल करते हुए देखते हैं कि रहने देना यार, क्या क्या करेगा? क्योंकि उनको टेंशन होती है आपकी। मोस्टली लोग उसको ये लेते हैं कि जल रहा है, बट मेरे को लग रहा है कि उनको टेंशन होती है आपके फ्यूचर की थोड़ी बहुत, और आप एक ऐसी चीज़ करने जा रहे हो जो बहुत कम लोगों ने की है, तो एक डाउट भी होता है उन्हें आप पे। वो सारी चीज़ रिकॉल होती है वहाँ पोडियम पे खड़े-खड़े। पोडियम पे खड़े खड़े भाई, कि क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे बाई चांस आपने कितना बड़ा रिस्क लिया था, वो नहीं होता तो क्या होता। उस टाइम पे यही सब सोच रहे होते हो? हाँ भाई, 52 सेकंड, मतलब राष्ट्रगान प्ले हो रहा है बट ध्यान नहीं जाता वहाँ पे, सच्चाई बता रहा हूँ मैं, किसी भी एथलीट का नहीं जाता। मुँह से बोल रहे हैं, गा रहे हैं राष्ट्रगान साथ में, बट ध्यान वहीं पे रहता है कि पूरा जितना 4 साल, 5 साल जितना भी आपने स्ट्रगल किया है, वो जर्नी कैसी थी? एक्सीडेंट के टाइम पे क्या हुआ था? मतलब क्या आपको पता था एक्सीडेंट के टाइम पे कि आपकी जर्नी इस वे में निकलेगी बाहर? तो उसके बाद में मेडल मिल गया। मेडल मिलने के बाद में जब घरवालों ने तो बात ही नहीं की, घरवाले इतने बिज़ी थे, घर पे मीडिया वगैरह आई हुई थी। तो मैंने मम्मी के पास को कॉल किया, मैं कहा मम्मी बात करनी है। बोली मेरे पास में टाइम नहीं है, बाद में करूँगी। मैं क्या मैं कहा ये भी सही है। घरवालों से तो 1 डेढ़ दिन बाद बात हुई थी मेरी, क्योंकि उस टाइम पे पहला मेडल था और सभी सेलिब्रेट कर रहे थे यहाँ पे। जब आप वहाँ पोडियम पे खड़े थे तो स्टेडियम में चारों ओर उस पब्लिक ही पब्लिक, नहीं, पब्लिक उस ही टाइम पे पब्लिक। कोविड सिचुएशन थी ना, तो ओह यस। खाली था स्टेडियम। तो जो थे हमारी टीम के ही मेंबर थे। बट वो तो भी एक डिफरेंट फीलिंग होगी हाँ, एकदम। उस टाइम पे पता नहीं लगता भाई कितना बड़ा मेडल है ये। जब इंडिया में आते हैं ना, एयरपोर्ट से स्टार्ट हो जाता है मतलब आपका सेलिब्रेशन। उस टाइम पे पता लगता है कि क्या करके आए हो आप वहाँ पे। भाई भीड़ आई है एयरपोर्ट पे, और मतलब बढ़िया। उस टाइम पे फिर आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर, हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर वहाँ पे उस टाइम पे संदीप सर थे। वो आपको एयरपोर्ट पे रिसीव करने आए हैं, और आपको सब बाय नेम जानते हैं। इवन देश के पीएम आपको बाय नेम जानते हैं, आपको हाई टी पे इनवाइट कर रहे हैं अपने घर पे, और आपको 3-3 4-4 घंटे आप एथलीट्स के साथ में हैं। तो एक वो होती है कि देश के जब पीएम, जो सबसे मेन इंसान हैं हमारे, वो आपको अपना 3-4 घंटे दे रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है भाई। बहुत बहुत बड़ी बहुत बात है। ज़्यादा बड़ी बात होती है। उससे फिर ज़ाहिर-सी बात है, जो इज़्ज़त बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लोगों के माइंड में आपके प्रति। तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा पीएम सर का कि इतनी रिकॉग्निशन दी उन्होंने एथलीट्स को। और भाई जिस तरह से आप गाँव में आते हो, गाँव में आपका ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। हमारे टोक्यो के सेलिब्रेशन में सीएम साहब आए थे, मनोहर लाल सर। तो वो एक बहुत बड़ी वो होती है मन में कि लाइफ भाई, चेंज हुई उस गोल्ड बिल्कुल भाई, मेडल के बाद। प्रॉपर लाइफ चेंज हो गई। वो एक ऐसा मोमेंट था कि बहुत लाइफ चेंज होगी, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी भी होगी माइंड में। अभी तो हम टूर्नामेंट में जाते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं कि आप सब देख रहे हैं आपको, और आप यंगर जनरेशन को एक एज अ मोटिवेशन के रूप में भी आप एक रोल प्ले कर रहे हो, और बहुत लोग आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार गोल्ड मेडल आना बहुत आसान होता है भाई, सच बता रहा हूँ। उस लेजेसी को बने रखना बहुत मुश्किल होता है। आप कहीं पे भी डाउन आए तो बहुत मुंह खुल जाते हैं भाई। ये आपने कब फील किया? भाई ये फील किया मैंने 2023 नेशनल्स में। क्या हुआ था? भाई ट्रैक बहुत ख़राब था। मैंने बताया कि सर ट्रैक बहुत ख़राब है, तो कोच साहब बोले कि कोई नहीं, जैसी फेंकी जा रही है। हालांकि वहाँ पे भी मेरा गोल्ड मेडल था, डिस्टेंस काफ़ी कम गया था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम ऑलमोस्ट 70 मीटर एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहाँ पे लगे मैंने 65 मीटर, तो काफ़ी कम हो गया। भाई सब बोल रहे कि क्या हो गया,
कुछ बोल रहे कि हवाबाजी आ गई, मेडल आया था ना नया नया पैरालंपिक्स में। कुछ बोल रहे कि नहीं अभी ज़्यादा उछल रहा था, अभी डाउन आएगा, ये वो। तो तब बहुत बातें सुनी मैंने, हालांकि गोल्ड मेडल के बाद में भी इतनी बातें सुनी क्योंकि लोग एक्सपेक्ट ही बहुत ज़्यादा कर रहे थे। उसके नेक्स्ट ही कंपटीशन में मैंने 70 मीटर ब्रेक कर दी थी। तो ज़रूरी भी होती है आई थिंक वो चीज़ें कि आप सुनो, बाई चांस सुनोगे ना तो आपको माइंड रिएक्ट नहीं करेगा। उसकी वजह से जोश हाँ, भरो अंदर। इग्नोर नहीं करनी चाहिए। मेरे को लगता है कि कभी कभी इग्नोर नहीं भी करनी चाहिए आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको ऊपर लेके जाने के लिए पुश करती हैं। आग में तेल डालने वाला हाँ, हिसाब किताब है। हाँ, घी डालने वाला एकदम से फटेगा। बाहर निकल के आए, पेट्रोल डालने वाला। हाँ। क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था शुरू में कि भाई मतलब ऐसा कुछ करना है कि, बट एक बार जब सुना ना कि फिर तो एक इज्जत पे बात आ जाती है कि वो नहीं यार, या तो आप कुछ भी नहीं हो तो फिर प्रूव करो। कोई नहीं देखेगा कि आपकी जर्नी कैसी रही है, सब रिजल्ट देखेंगे, ये तो सच्चाई है। इंडियन ओपन फर्स्ट टाइम खेला मैंने बेंगलोर में, पहली थ्रो 70 मीटर, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ख़त्म, बैग पैक, एक थ्रो की, वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, अपना बैग पैक किया, कंपटीशन एंजॉय किया। तो उस टाइम पे एक ऐसा ओरा सेट कर दिया कि इवन मैं चाहता था कि पैरालंपिक्स में भी ऐसा ही करूं। 2024 में पहली थ्रो बहुत अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे थे हम यहाँ पे, थ्रो ग्राउंड पे बहुत अच्छी तरह लगे गए थे। कोशिश करेंगे आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में दिखाएं, क्योंकि जब दिखेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा मुंह से बोलने में। कोशिश करेंगे कि जल्दी से इवेंट्स ख़त्म करके और वापस से ग्राउंड पे जाएं, और क्योंकि वहाँ एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम अच्छा फील करते हैं, कंफर्टेबल फील होता है। भाई बहुत कंफर्टेबल। अभी मैं एक दो बार गया हूँ ग्राउंड पे, मतलब एक ऐसा होता है कि घर पे आ गए, ये तो घर है ही, बट वो एक असली घर महसूस होता है कि हाँ। अपनापन फील होता है। हाँ, मतलब ये जहाँ से मेरा हम अपना है। बिलोंग करते हैं वहीं पे आ गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में भाई एशियन गेम्स आए, एशियन पैरा गेम्स, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम मेरा पहला 2018 एशियन पैरा गेम्स। वो इकलौता गोल्ड मेडल नहीं था मेरे पास में, जो मतलब नहीं था मेरे पास। मेजरली 3 इवेंट होते हैं पैरा एथलेटिक्स में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, पैरालंपिक्स और एशियन गेम्स। 2019 वर्ल्ड चैम्पियनशिप से सिल्वर मेडल, 18 में 5th एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023 में गोल्ड आ गया था, तो वर्ल्ड चैम्पियन बन गया था। एक इकलौता टाइटल था जो नहीं था मेरे पास में, तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि मेरा एक वो बुक पूरी हो जाएगी, हर एक गोल्ड मेडल। तो पहली थ्रो 66 मीटर, नहीं मतलब एक ये तो हो गया था कि मेडल आ जाएगा। दूसरी थ्रो 70 मीटर, उसमें भी खुश नहीं हुआ भाई। तीसरी थ्रो 73 मीटर, नया वर्ल्ड 73 मीटर? हाँ 73.29 का वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरा अभी। तो फिर छोड़ दी मैंने। मैं इस थॉट से परेशान नहीं, मतलब मैं यकीन नहीं कर पा रहा। आप 3-3 मीटर बढ़ा रहे हो हर थ्रो में, जबकि एक एक हाँ, मीटर बढ़ाना बहुत मुश्किल है। तो 73 मीटर के बाद में फिर मेरी बैक में इंजरी थी उस टाइम पे, तो मैंने दर्द हो गया था मेरे को, थर्ड थ्रो में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। फोर्थ थ्रो उन्होंने ज़बरदस्ती करवाई, एशिया में चाइना में कुछ था, मतलब ऑफिशियल थोड़े, तो फोर्थ शुरू हुई मेरी। मैं बोला कि पास करनी है मेरे को, बोले नहीं पास अलाउड नहीं है। मैं कहा अलाउड नहीं है क्यों? मैं कहा ये तो मैं पहला टूर्नामेंट है जो पास अलाउड नहीं कर रहे आप, एथलीट की मर्जी है। तो बोले नहीं हम आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। मैं क्या डिस्क्वालीफाई क्यों कर दोगे यार, मेरा गोल्ड पक्का हो गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया मेरा। मैं गया भाग के और मैंने 5 मीटर जैवलिन फेंक दी। ऐसे 5 ही, मीटर? हाँ ऐसे ही छोड़ दी। मैं क्या नाप लो इसको। एवरेज नहीं काउंट करते नहीं वो? एवरेज काउंट नहीं होता, सबसे ज़्यादा आपकी जो 6 थ्रो मिलती हैं आपको, 6 में से सबसे ज़्यादा 2 थ्रो होती है वो मानी जाती है। 5 मीटर? तो फिर उन्होंने लास्ट की 2 बोले ठीक है अगर जो ऐसे कर रहे हो तो हम पास कर देते हैं। वो एक ऐसा था, मेरे को वाकई में मेरे को फील हुआ कि क्या ही हो रहा है, मतलब सच में एशियन। ऐसे फेंक दी थी आपने? हाँ बिल्कुल ऐसे आया मैं, ऐसे 5 मीटर, क्योंकि मेरे को पता था उस थ्रो का कोई इतने बड़े वैल्यू स्टेज नहीं है। पे? भाई क्या ही करेंगे, वो फोर्स कर रहे थे मेरे को कि आप थ्रो करो। मैं क्या, मैं बोल रहा हूँ पास, तो उन्होंने बताया नहीं पास नहीं कर सकते। मैं क्या, मैं इतने पैरालंपिक्स में भी खेला हूँ, मैं सारे इंटरनेशनल स्टेजेस पे मैंने कम्पीट किया है। मैं क्या ऐसा तो रूल मैंने पहली बार देखा है। क्योंकि स्क्रीन पे तो ऑडियंस को नहीं पता लगता कि ये सब चल रहा है। नहीं ये तो नहीं नहीं, पता। ये नहीं पता लगता। इसी हो गया 5-10 मीटर लास्ट, इतने मतलब आया मैं, और ऐसे हर कोई ये सोचेगा यार ये मेरे क्यों, 5 मीटर क्यों? मतलब ये फिर एक क्या ही ऑडियंस के करूंगा, अपनी नज़रिए इंजरी से। को थोड़ी बढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि मेरा देखो गोल्ड मेडल मेरा फोर श्योर पक्का हो गया। 73 मीटर एथलीट की पहली 2-3 थ्रो में रेंज पता लग जाती है कि कौन एथलीट कितनी रेंज का होके आया, कितना तगड़ा तैयार होके आया।
9 मीटर का डिफरेंस था गोल्ड और सिल्वर में। 9 मीटर बहुत ज़्यादा होता है डिफरेंस। बहुत। 64 मीटर पे सिल्वर था, मेरा 73। तो एक तरह से मैं 100% श्योर था कि गोल्ड मेडल है। तो फिर मैं क्यों ही अपनी इंजरी को बढ़ाऊँगा। अगले दिन मेरी कमर में इतना गैप था, मतलब सूज गई थी मेरी कमर एक तरफ से। मैंने सीनियर एथलीट्स को दिखाई थी, विपिन कसाना भाई थे, तो बोले ज़्यादा पेन है। मैं कहा आप हाथ लगा के देखो। उस टाइम पे तो बहुत मेजर इंजरी थी। तो मैं क्यों ही बढ़ाऊँगा अपनी इंजरी को। मेरा गोल्ड मेडल पक्का हो गया, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी मैं कितनी भी मार लूँ सेम ही बात रहेगी। हालाँकि मेरे से लगनी नहीं है, बट सेम ही बात रहेगी। वही वर्ल्ड रिकॉर्ड 71 मीटर पे भी होगा, वही 73 मीटर पे भी होगा, वही 75 बिल्कुल, मीटर पे भी होगा। तो वहाँ पे सेफ चले हम कि नहीं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी तो पैरालंपिक्स था ना 2024। बिल्कुल। मेन एरिया तो वही है ना। तो मेन स्टेज पे कम्पीट करना, और इसमें जब आपकी हो गया है आपका सब कुछ, तो क्यों ही करेंगे। उस टाइम पे ऑफिशियल से बहस भी हुई थी मेरी, मैं क्या क्यों ही करूँगा। तो फिर जब उन्होंने देखी कि नहीं ये तो जिद पे आ गया ये 5 मिनट 10 मिनट जैवलिन फेंक रहा है, तो बोले ठीक है नेक्स्ट थ्रो, दो थ्रो आप नहीं करना चाहते तो हम पास कर देंगे आपकी। एंड उस टाइम गोल्ड पक्का। हाँ, उस टाइम पे तो फॉर गोल्ड। श्योर था। मैं फर्स्ट टाइम आया जब कोच को मैंने यही बोला था कि सर आप अपनी बुक पूरी होगी, अपने सारे गोल्ड मेडल हो गए। और एक और चीज़ रही कि हर एक गोल्ड मेडल वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में हुआ। पैरालंपिक्स रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड पैरालंपिक्स का जब गोल्ड मेडल है 68.55। जब मैं 2023 में वर्ल्ड चैंपियन बना 70.83 का वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था वहाँ पे। और एशियन गेम्स में 73 का। तो 3 गोल्ड मेडल बड़े, तीनों वर्ल्ड रिकॉर्ड के वर्ल्ड साथ में। रिकॉर्ड के हाँ, साथ। तो वो एक अलग सी मतलब फीलिंग देता है। हालाँकि चाहते थे 2024 पैरालंपिक्स भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में हो, बट बहुत सारी कंडीशंस होती हैं उस इस टाइम। वाले में 2023 वाले में तो आपका ऑडियंस पे भाई बहुत तगड़ा। पूरा पॉपुलेशन होगा ना, भरा होगा पूरा भाई खचाखच। जैसे मैं दूसरों के इवेंट देखने गया था। परवीन है हमारे 57 के जेवलिन थ्रोअर, उनका भी देखने गया था 57 कैटेगरी उनकी। भाई भरा हुआ था स्टेडियम। तो मेरा इवेंट आया ना जब, तो 7 बजे था स्टार्टिंग में इवेंट, जैसे सेशन जब स्टार्ट होता है ना, मैंने देखा कि भाई आधा स्टेडियम खाली है। मैं कहा यार ये क्या हो गया, मेरे इवेंट में खाली क्यों हो गया। मैं कहा वो तो भरा रहता है। बट जब मेरे को बताया कि अभी आएंगे लोग, हम्म। आपका पहला इवेंट है तो, बट जब 2-3 थ्रो के बाद तो भर गया था भाई स्टेडियम। मतलब और जब पोडियम पे खड़े हुए। भाई मतलब जितनी सपोर्टिव क्राउड मैंने पेरिस की देखी है ना भाई, मैंने बहुत जगह कम्पीट किया है, बट ऐसी सपोर्टिव क्राउड मैंने नहीं देखी कहीं पे भी। मतलब उन्हें पता है कि ये एथलीट है, तो अनाउंसमेंट तो होती है, बट उन्हें पता भी है कि हाँ ये एथलीट है, तो इसका पर्सनल बेस्ट कितना है, इसके अचीवमेंट्स क्या क्या हैं। चुप रहने के टाइम पे चुप रहना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्राउड को चुप करवा दिया जाता है। जैसे 100 मीटर स्टार्ट हो गया, कि जब वो गोली चलती है तो साउंड सुननी होती है स्टार्ट की, तो पूरा स्टेडियम चुप। और जब एकदम से स्टार्ट होता है और जब हू हल्ला होता है भाई, जब थ्रो जाती है तो जैसे हमारी थ्रो गई, तो उन्हें पता है कि थ्रो के टाइम पे चुप रहना है। बट जब थ्रो हाथ से निकल गई तो भाई पूरा मतलब क्राउड पागल हो क्राउड जाता है। पागल हो जाता है। और जब गिरती है थ्रो तो ऐसे चलता है वो। हाँ, एकदम गड़ जाती है हाँ, ना। तब एकदम से बहुत हल्ला होता है। मज़ा आया भाई पेरिस में वाकई में। मैं एक ऐसा टूर्नामेंट जो मेरे को ज़िंदगी भर याद रहेगा। फर्स्ट टाइम इतनी क्राउड के बीच में और इतनी सपोर्टिव क्राउड। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि ये एथलीट फ्रांस का है या का। इवन इंटरेक्शन होती थी बाकी एथलीट्स के हाँ साथ। भाई, इंटरेक्शन तो होती है। मतलब सबसे पहले तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं थोड़ा मतलब चुप, मतलब अलग सा अपने आप को बहुत सीमित कर लेता हूँ कंपटीशन से पहले, कि ग्राउंड पे गया किसी से बात नहीं करनी है। फोकस हूँ है। मैं फोकस्ड, बिल्कुल फोकस्ड। इसको पता नहीं इंट्रोवर्ट बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, मेरे हाँ, को ये इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट बोलते हैं बोलते उसको, हैं ना कि हाँ। हाँ। तो बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप में कर लेता हूँ मैं खुद को, कि नहीं यार किसी की बात नहीं सुननी, किसी का कुछ नहीं सुनना। मैं मेरी टीम साथ में है, उन्हीं की सुनूंगा मैं, और किसी की भी नहीं सुनूंगा। तो जब मेडल आ गया तो मेरे कोच खुश नहीं थे। नहीं थे? नहीं थे। क्यों? वो चाहते थे कि 75 मीटर का बैरियर हम जो आज तक किसी भी पैरा एथलीट ने 73 से 75 आए। हाँ, तो वहाँ पे यहाँ पे तो लगी 70 मीटर 70.59। तो वो इतने खुश नहीं थे। ये खुश था कि गोल्ड मेडल हैं, बट कोच ये का तो काम है हाँ, ना, कोच का पुश तो काम करना है ही भाई, है पुश वो। करेंगे वो तो बाद में। अंदर ही मैं अंदर खुद बहुत भी खुश खुश नहीं होते था हैं वो। इतना, कि क्योंकि मेरे को पता था कि मेरी पोटेंशियल क्या है और मैं क्या कर सकता था आज। तो वही होता कि कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर भाई मेरे को सबसे मज़ा आया जब एक मतलब क्या था, एक घंटा देखा तो मैं, जो चैंपियन बना ना वो घंटा बजा रहा था 3-4 बारी। तो वो घंटा बिल्कुल ग्राउंड के उस साइड था। तो मैं जब गया ना ग्राउंड पे, जैसे सर्कल मौका होता है, तो जा रहा था ना,
तो भाई जितने लोग प्रेज़ कर रहे थे ना, मतलब सेल्फ़ी और मतलब जितना भी एक तरह से रिस्पेक्ट दे रहे थे। भाई वो मतलब 200 मीटर का राउंड था वो लगभग, तो वो 200 मीटर भाई बहुत स्पेशल है मेरी लाइफ़ के। बहुत मज़ा आया भाई मतलब हम पैरालंपिक्स। लोग क्रिकेट का देखते हैं ना, जब वर्ल्ड एक चैंपियन तरह से बने आप थे, ऐसा ऐसा ही मान सकते हो भाई, ऐसा ही माहौल था। मतलब आप जब एक अब झंडा अपने बैक पे लहरा रहे होते हाँ, हो। और भाई जब मतलब सारी स्क्रीन आप पे होती है तो बहुत अच्छा फ़ील होता है, मतलब मज़ा आता है। मम्मा पापा ने क्या बोला जब जीत के आए? फ़ादर तो मेरे 2004 में ही एक्सपायर हो गए थे, मैं 7 साल का था। मदर को मेरे प्रोफ़ेशनल करियर से इतना लेना-देना नहीं है। वो खुश हैं कि हाँ, जो कर रहा है खुश अच्छा है, कर रहा है। लड़का खुश होना चाहिए मेरा। मेरी मॉम ने शुरू से ही ऐसा रखा है कि कुछ भी कर। मेरी मॉम बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव टाइप, हर एक पेरेंट होता है, मेरी मॉम बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव। जब 2017 में मेरे को जब तक गेम का नहीं डिसाइड किया था हमने, तो जितनी सेविंग थी हमने गाड़ी खरीद ली थी। क्योंकि डे बाय डे एक्सीडेंट की सुन रही थी मॉम, और मेरा पहले हो चुका था, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो चुका। तो मॉम को लगा कि नहीं, बाइक सही नहीं है, मेरे को स्विफ्ट गाड़ी लेके दे दी। तो बहुत ओवर प्रोटेक्टिव, बट उनका यही रहा कि तू जहाँ भी कुछ भी कर, खुश रह। एक स्कीम भी होती है, हमें बाद में पता लगा कि जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, मतलब आर्मी में उनके बाय चांस बच्चे हैं जो, वो 21 साल के होने से पहले बाय चांस हैंडीकैप हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए, हुँ, तो उनकी पेंशन उनको ट्रांसफ़र हो जाती है। तो अच्छा। मॉम ने वो भी कर दिया था कि खुश रहे और एक स्टेबल लाइफ मिल जाए इसको, हुँ, कम से कम फाइनेंशियल तो ठीक रहे। ठीक रहेगा। हाँ, तो बट उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि तू पढ़ ले या ये कर ले। 1-2 बार बोल देती थी, बट प्रेशर कभी नहीं डाला। खुश रह, कुछ भी कर। तेरे को दिन भर बैठना है, तू बैठ पर खुश रह। आज भी उनको मतलब नहीं है। 2 टाइम चैंपियन भाई अगर होगा ये घर बोल के देते हैं बाहर। हाँ, घर के ये बोल देते हैं ये कि मैं जैसे थका आ रहा हूँ, मेरे को बोल दे कि जाके दुकान पे से ये सामान ले। मैं कहा मैम मम्मी थका हुआ हूँ, तो वो ये अपना जो है ना, ये ग्राउंड पे ही रखा कर, यहाँ घर पे मत लेके आया कर इसको। तो ये बोल देते हैं तभी। तो उनको मतलब नहीं है मेरे, बट उनको पता है कि ये जो कर रहा है खुश है, तो सैटिस्फाइड है वो बहुत। और जब इज़्ज़त मिलती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। अभी तो ब्लेस्ड प्राउड फ़ील करती है मेरे ऊपर कि हाँ, आपको जब अवार्ड मिला? भाई मैं फर्स्ट टाइम मोम को लेके गया था। मतलब वैसे तो बहुत सारी जगह गई थी मोम, अशोका होटल में, मैं और मेरे अंकल एयर फ़ोर्स में थे जो, मेरे अंकल हैं जय सिंह। तो राष्ट्रपति जी से अवार्ड मिला था मेरे को, पद्मश्री अवार्ड। तो लेके तो किसी को भी जा सकते हैं, बट एक ऐसे इंसान जो जिनको वहाँ की वैल्यू पता हो। हाँ, पता तो सबको होती है, बट एक जो आई थिंक राष्ट्रपति जी के बारे में जो एक डिफेंस का इंसान फील कर सकता है ना, वो कोई बहुत कम ही करेगा। मेरे अंकल एयरफोर्स में थे, मेरे को सबसे बेस्ट वो इंसान लगे जो मेरे को वहाँ पे लेके जाने चाहिए। 2 पासेस थे, एक मैंने अपनी मॉम के लिए लिया, एक मेरे अंकल को बताई कि मैं चलो आपको दिखाता हूँ भाई क्या होता है। वहाँ पे पीएम सर, होम मिनिस्टर अमित शाह सर, मतलब मंत्री जी सारे, और राष्ट्रपति सर वहाँ पे। तो मतलब फर्स्ट टाइम मैं ऐसी जगह पे लेके गया था मॉम को जहाँ पे दिखे कि वहाँ पे तो बहुत प्राउड फील किया था मॉम ने कि हाँ, पद्मश्री अवार्ड सुना ही था बहुत कि बड़ा अवार्ड पद्मश्री होता है। अवार्ड होता है और बड़े इंसानों को मिलता है जो कुछ अपनी लाइफ में बहुत बड़ा अचीव कर ले या ह्यूमैनिटी के लिए कोई बड़ा कदम उठाए। तो फर्स्ट टाइम जब उन्होंने देखे, मेरे अंकल तो इमोशनल हो गए थे, क्योंकि एक आर्मी एयरफोर्स के इंसान के लिए राष्ट्रपति जी को देखना ही, मिलना उनसे, और बिल्कुल ऐसे मिले थे। तो मतलब अवार्ड सेरेमनी के बाद में जब मिलते हैं, तो एक हुँ, बीच में एक बस वो रहता है रिबन सा कि थोड़ी मिल लें, हाँ, प्रोटोकॉल के, बट राइट। मिलते बिल्कुल ऐसे। मेरे अंकल बहुत खुश थे कि भाई राष्ट्रपति जी से मिले और मोदी जी से मिले और अमित शाह सर से मिले। बहुत खुश थे कि भाई फेस टू फेस देखा, और वो भी इतने पास से। तो वो एक ऐसी उस टाइम पे मॉम ने बोला था कि हाँ, मतलब प्राउड है तुझ पे। वो एक होता है भाई कि दिल खुश हो जाता है। भाई बिल्कुल, जब आपकी वजह से आपकी फैमिली वाले खुश होते हैं ना, तो वो एक ऐसी चीज़ होती है जो हर एक इंसान को फ़ील करनी चाहिए। अपने लिए तो मेरे को लगता है कि जब एक स्टेज पे पहुँच जाता है तो अपने लिए तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अभी क्या ही करूँगा मैं, समझ रहे हो?
अपने लिए तो क्या ही है, सब कुछ है मेरे पास में भगवान की दया से। बट जब ये चीज़ होती है जो आपको बहुत प्राउड फ़ील करवाती है खुद पे, जब आपकी मॉम, आपकी फैमिली वाले आपकी वजह से प्राउड फ़ील कर रहे हो, जानते हो आपको, जैसे बोलते हैं कि सुमित की मम्मी हैं, तो वो बहुत प्राउड फ़ील करते हैं इस चीज़ में। जब भी कहीं पे जाते हैं और लोग पहचानते हैं। मेरे अंकल भी बहुत प्राउड फ़ील करते हैं कि हाँ, मेरे मेरे भतीजे ने मेरे को राष्ट्रपति जी से मिलवाया था। तो वो एक बहुत वो रहता है उनको, आज भी कई बार सबको सबको हाँ, कहानियाँ सुनाते होंगे। हाँ, सुनाते होंगे। मतलब मैंने देखा है ये चीज़ कि नॉर्मल इंसान मिलेगा प्रेज़िडेंट जी से, और एक आर्मी वाले, क्योंकि उनके अंडर में आते हैं ना, तो वो सबसे, हुँ, तो वो इंसान अलग से प्राउड फ़ील करता है। हालाँकि मैं काफ़ी ब्लेस्ड हूँ, मैं ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ जिसमें बैकग्राउंड आर्मी का है, और देश के लिए काफ़ी, मतलब अपना, मेरे फादर ने 25 इयर्स सर्विस, ऑन सर्विस से ही उनकी डेथ हुई थी। तो 25 इयर्स की सर्विस है उनकी, काफ़ी लंबा समय। और वो तो, मतलब टाइम तो हो गया था उनका रिटायरमेंट का, बट वो ले नहीं रहे थे। मतलब हुँ, हुँ, हुँ। 15-18 साल होते हैं शायद, उसके बाद में आप रिटायरमेंट ले सकते हो। बट उन्होंने कभी रिटायरमेंट की नहीं सोची। ऑन सर्विस ही उनकी डेथ हुई थी 2004 में। उसके बाद में मेरे अंकल जल्दी आ गए थे, क्योंकि मेरे अंकल टीचिंग लाइन में थे, तो उनको, और फिर कुछ फादर के उसके बाद में थोड़ा उनका मन नहीं लगा आई थिंक। बट वो बहुत प्राउड फ़ील करते हैं सब, मतलब फैमिली वाले। तो वो एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको अलग फ़ील करवाती है सबसे, कि आपकी फैमिली आप पे प्राउड है। इसके बाद किसी सेलिब्रिटी से बात हुई? बहुत लोगों ने रीच आउट किया होगा आपको। अ, नीरज चोपड़ा भाई, नीरज भाई से तो बात मैं हाँ, मेन तो मेरी पैरालंपिक्स के बाद ही होने लगी है। मतलब पहले वाले गोल्ड मेडल के बाद या दूसरे नहीं, गोल्ड पहले मेडल? वाले के बाद। पहले वाले के दूसरे, बाद हाँ, ही। पहले वाले एक्चुअली में क्या होता है, नीरज भाई टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में एक बहुत बड़ा नाम हो गए थे, ठीक है? उनका फिर अ, मैं मिल तो 2018 में जब मैं फ़िनलैंड गया ना, तो नीरज भाई से मिला था। मेरे को उस टाइम पे पता लगा था कि हाँ, क्या होता है एथलीट, किस तरह ऐसा से। क्या ख़ास है? मतलब अगर आप अपने भाई नेग वो इंसान है ना, एक ऑरा लेके चलता है अपना खुद का, वाइब्स, बहुत पॉजिटिव वाइब्स लेके चलता है वो इंसान। जहाँ भी जाता है ना, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप इतने बड़े सेलिब्रिटी, या इतना बड़ा नाम है जिस इंसान का देश में, उनसे बात कर रहे हो। 2018 में स्पोर्ट्स जगत को सबको पता था नीरज चोपड़ा कौन है। बाहर वाली जनता को नहीं पता था, बट स्पोर्ट्स में जो थोड़ा बहुत भी है सबको पता था नीरज चोपड़ा कौन है। मैं फर्स्ट टाइम 18 में मिला, तो उनको पता लगा कि ये सुमित है, और नया-नया अभी पैरा एथलेटिक्स में आया है। बोले बहुत बढ़िया भाई। और फिर 2021 में मैं, जब पैरालंपिक्स से पहले इंसान हर एक ट्राई करता है कि मैं कहीं पे भी कमी ना छोड़ूँ। मैं ग्रैंड पिक्स खेला था उनके साथ में 2023 पटियाला, ग्रैंड पिक्स 3, इंडियन ग्रैंड पिक्स 3 एबल्ड बॉडी की हुँ, कॉम्पिटिशन खेला था। मैं कोई कॉम्पीट तो करने क्या ही जाता, मैं देखने गया था कि क्या ही हो रहा है भाई, कि जो पैरा एथलीट्स हैं वो 70 मीटर पे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये भाई 85-85 मीटर फेंक रहे हैं। उस टाइम पे 2 बड़े नाम थे, शिवपाल भाई और नीरज भाई। तो दोनों आने वाले ओलंपियन थे। दोनों का ओलंपिक्स क्वालीफाई हो चुका था। तो मैं देखने गया था, मैं क्या भाई क्या है इनमें अलग जो हम में नहीं है? हुँ। तब पता लगा भाई ग्राउंड सपोर्ट जो हम नहीं ले सकते आर्टिफिशियल लिम्ब के सहारे, वो एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। ओके। और बट जिस तरह से उन्होंने, जैसे मेरी फर्स्ट थ्रो 64 थी, दूसरी थ्रो में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था, 66.43 मीटर हुँ, लगाई थी मैंने। तो उनको पता था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, और ये बंदा क्या करने आया यहाँ पे। वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई तू बहुत तगड़ा है यार। तो वो एक होता है कि जब यार चैंपियन एथलीट मेरे को ये बोल रहा है कि बहुत तगड़ा है, और पहली बात उसको पता है कि मैं पैरा वर्ल्ड रिकॉर्ड एथलीट हूँ, क्या और है और आपके बारे में जानता हाँ, है। कि रिकॉर्ड ब्रेक किया है। शिवपाल भाई ने भी उस टाइम पे बहुत, मतलब प्रेज़ किया था कि भाई, उसके बाद फिर जब टोक्यो में ब्रेक किया तो सबको ही पता था कि हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। उसके बाद मैं नीरज भाई से रेगुलर जिस तरह से टाइम टू टाइम गाइड किया ना, भाई बहुत ब्लेसिंग फील करते हैं कि ऐसा सीनियर एथलीट है हमारे पास में, कि जो इवन पेरिस से पहले भी भाई, जैसे नीरज भाई को जो जो दिक्कतें वहाँ पे फेस की उन्होंने, खुद तो नहीं बात हो पाई मेरी वहाँ पे, बट मेरे जो एथलीट मैनेजर हैं दिनेश भाई, उनको मिलवाया था मैंने नीरज भाई से। तो उन्होंने मैसेज भेजा कि भाई ये दिक्कतें हो रही है, और आप इन चीज़ों का ध्यान रखना, और ऑल द बेस्ट वगैरह। और
भाई बहुत मोटिवेट करता है वो बंदा। सबसे बेस्ट एडवाइस उन्होंने क्या दी आपके फर्स्ट गोल्ड मेडल के बाद? भाई एडवाइस तो वो वही देते हैं कि मतलब जो भी है गेम की वजह से ही है। ऐसा ना हो कि एक बार ही मेडल लेके आके और डाउन टू अर्थ डाउन, रखना है। हाँ मतलब हाँ। डाउन कैसे, डाउन टू अर्थ, कोई किसी को भी सीखना है ना कि कैसे डाउन टू अर्थ रहना है, तो नीरज भाई से सीखो। वाकई में यार वो बंदा अलग है यार। मैं बहुत सारे एथलीट से मिला हूँ, बट जिस तरह की छाप बोलते हैं ना वो बंदा छोड़ता है ना, कोई नहीं छोड़ता भाई। आज भी जैसे बात करते हैं ना, बड़े भाई के रूप में बात करते हैं, और एक अंदर से रिस्पेक्ट निकल के आती है। एक तो होता है ज़बरदस्ती की, ठीक है भाई हाँ। अगला ओलंपिक मेडलिस्ट है, नहीं, अंदर से निकल के आती है कि भाई यार ये क्या ही बंदा है यार। मतलब बहुत सारी बातें हैं नीरज भाई की जो उनको अलग बनाती है सबसे। और किसी से बात हुई होती जो रहती है बहुत भाई। मेमोरेबल रहा हो, अ, यादगार हो, और आपको आज तक याद है कि यार उसने एक बात कही थी? अ, मतलब मैं बहुत कम बात करता हूँ। बट हाँ, मतलब ये होता है कि बाय चांस कोई आपको नाम से मतलब शक्ल से पहचान लेना तो काफ़ी अच्छा लगता है। अभी हम एंटीलिया में गए थे, तब रणवीर सिंह ने बाय नेम जानते थे वो? जानते थे वो, वाओ! तो काफ़ी अच्छा लगता है। और केबीसी में गए तो वहाँ पे अमिताभ सर से मिले। भाई वो इंसान भाई साहब, थोड़ा बताओ उसके बारे में। भाई अमिताभ सर से जब मिलते हैं ना, तो मतलब ये लगता है कि कोई लीजेंड आ रहा है पहले ही। मतलब जैसे होता है ना कि वाइब्स आनी शुरू होगी कि अमिताभ सर आएंगे, अमिताभ सर आएंगे, और जिस तरह वो मतलब माहौल बना देते हैं ना, वो फील ही नहीं होने देते कि आ, आपके सामने कोई लीजेंड बैठे हैं। वो ऐसे कर देते हैं कि मतलब आप आपके ही कोई मतलब बड़े हाँ, नोन है पिता कोई। तुल्य है, मतलब ऐसा कर देते हैं वाह! कि भाई। और इवन भाई पूरी फैमिली से मिलते हैं वो, मतलब अलग से भी मिलते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेट पे मिलते हैं, अलग से भी मिलते हैं। और मज़ा आया भाई केबीसी में। बहुत अच्छा मतलब वो रहा हमारा सफ़र। और अभी तो उन्होंने घर पे डिनर पे भी इनवाइट किया हमें, तो जाएंगे भाई। वो मतलब बहुत कम ऐसे इंसान होते हैं जिनसे मिलके दिल से वो निकलता है कि भाई क्या ही है यार ये। प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी से वो तो यार जब भाई। मुलाकात हो या हुई? भाई उनसे जब भी मिलते हैं ना, पीएम सर से, तो मन में यही रहता है कि भाई अभी तो ये हो गया कि कुछ भी बोल सकते हैं हम उनसे। मतलब ऐसा नहीं कि पीएम है प्रोटोकॉल, अच्छा। वो इस तरह से बिहेव करते हैं आपके साथ में कि जैसे क्या होता है, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, बट हुँ। वो ऐसा नहीं कभी भी मैंने जो पहले डिसाइड होता है वो कभी नहीं होता उनके पास में जाने के बाद में। तो जिस तरह से वो छोटे छोटे मुद्दों को उठाते हैं ना भाई, बहुत मतलब अच्छा लगता है उनसे मिलने। जब मतलब पर्सनल फ़ील कराते हैं कि हाँ हाँ। बिल्कुल, मतलब ऐसा फील नहीं करवाते कि हाँ मैं पीएम हूँ। और भाई मज़ा आता है। मतलब अ, जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था ना पीएम सर से 2020 टोक्यो के बाद में, बात फ़ोन पे हुई थी, तो पहले तो यकीन ही नहीं होता कि पीएम सर बात कर रहे हैं। फ़ोन पे ही तो है ना, मतलब तो इतना यकीन नहीं ऑडियो होता। कॉल है। एक बार तो मन में ये भी आता है कि कोई डम्मी बात तो नहीं कर रहा। हाईटी पे गए हम, तो पीएम सर को मैंने पहली बार देखा। चल के आ रहे थे विद जो गार्ड्स होते हैं उनके, एसपीजी के। भाई यही होता है कि यही है ज़िंदगी। मतलब इतने बड़े आदमी से मिल रहे हैं, ये ज़िंदगी है। और जैसे ही मैं उनके पास में गया, मैं जेवलिन गिफ्ट कर रहा था, तो आगे से बोलते और सुमित कैसे हो। तो वो भाई वो इंसान हर एक एथलीट को बाय नेम जानते हैं। तो भाई अनबिलीवेबल भाई, मतलब हाँ, तो वो कैसे? और मतलब अभी जब उस टाइम पे थे, तो उन्होंने बोला था कि ये एक है, मेरे को 3 चाहिए तेरे से ऐसे। 3 गोल्ड जोश मेडल भर गया होगा पैरालंपिक्स में। पूरा। अभी भी जैसे अब की बार मैं मिलने गया सर, मैं कहा सर ये दूसरा है, तो बोले एक और रह गया। मैं कहा सर आपने प्रॉमिस मांगा था कि 3 मेडल लेके देना, मैं कहा दूसरा ये आपके लिए है। और जाने से पहले भी बात करते हैं, मेडल के बाद भी बात करते हैं। और हाई टी पे तो सब पूरा कंटिजेंट ही इनवाइट होता है, सिर्फ मेडलिस्ट नहीं, पूरा कंटिजेंट इनवाइट होता है। डिपेंड करता है प्रोटोकॉल कैसे है उस टाइम पे, सिचुएशन कैसी है, बट मोस्टली वो कोशिश करते हैं कि सभी एथलीट से मिले, ना कि मेडलिस्ट से मिले। सभी जितने भी एथलीट्स हुँ। हैं जो कंट्री को रिप्रेजेंट किया, सभी से मिले। भाई मतलब लगता है कि हाँ यार
मतलब कुछ किया है देश के लिए, जब इतने बड़े-बड़े नाम आपको बाय नेम जानते हैं और आपको आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो लगता है कि हाँ, कुछ बड़ा किया है। सुमित भाई, आपका बहुत सीरियस हमने बातें कर ली, हाँ, ठीक है? आपका फन साइड थोड़ा जानना चाहता हूँ मैं, ठीक है? हाँ। आप फन के लिए क्या करते हो? भाई फन के लिए तो कुछ नहीं करते भाई, दोस्तों में बैठना मेरे को बहुत बता ज़्यादा दो, बता पसंद दो। है। अभी कुछ सोचा था आपने, हँस दिए। नहीं भाई, मैं मोस्टली हम फन के लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ ही करते हैं। मेरे को हरिद्वार जाना बहुत पसंद है। सुकून मिलता है वहाँ भाई जाके, मेरे को मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब पहाड़ पे मंदिर हैं वहाँ पे, गंगा मैं जी के गंगा जी पास। में बैठ के किनारे, मेरे सारे दोस्तों को बहुत पसंद है भाई। नारायण को मैं फर्स्ट टाइम लेके गया था अब की बार, तो पूछा कि नारायण कैसा है? बोला बहुत भाई शांत। सुकून है यहाँ पे। तो मतलब वहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको गंगा जी में बैठ जाओ, आप इतना शरीर आपका पानी में, और मतलब आप कनेक्ट कर पाते हो उस चीज़ से, है ना? मतलब आपको लगता है कि बात कर रहे हो आप गंगा सच माँ में, से। सच में। तो मेरे को बहुत पसंद है। ऋषिकेश की राफ्टिंग मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत बार कर ली मैंने। बट हाँ, जब भी करते हैं तो लगता है फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बहुत मज़ा आता है। घूमना तो मेरे को पहाड़ों में ज़्यादा, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर में ट्रिप करें हम फैमिली के साथ में। देखते हैं कब पॉसिबल होती है। एक मेरे को कुछ चीज़ें हैं जो मेरी एक लिस्ट होती है ना, उसमें है। बंजी जंप, जेट स्विंग हमने कर लिया है। अभी हमारा स्काई डाइविंग का है। स्कूबा डाइविंग मेरे को करनी है एक बार लाइफ में। मेरे को लग रहा है आप सोच रहे हो वही चीज़ है जो मेरी है, नहीं? हाँ, मैं बोल नहीं सकता बस। ये हैं चीज़ें जो मेरे को लाइफ में करनी है अभी। पहाड़ों में मेरे को घूमना बहुत पसंद है। हाँ, अभी मैं अपनी वाइफ से कह भी रहा था कश्मीर के लिए, आपने हाँ। वो बात भी रख दी सामने। हाँ, उसके बाद मतलब स्कूबा डाइविंग, स्काई हाँ। डाइविंग मेरे को मेरे एक्चुअली नेचर से कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और कोशिश करता हूँ कि जब भी मेरे को फ्री टाइम मिले, मैं नेचर के साथ में कनेक्ट करूँ। बहुत सुकून फ़ील होता है जब भी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ मैं। मेरा एक रिचुअल सा है कि मैं बड़े इवेंट से पहले भी हरिद्वार जाता हूँ, उसके बाद में भी। एक रिचुअल सा है, मैं बोल के आ जाता हूँ कि ठीक है, जब अभी अगला टूर्नामेंट आएगा ना, मैं जब आऊँगा। तो अभी भी हम कुछ दिन पहले ही हम गए थे। भाई बहुत सुकून है वहाँ पे। मतलब जब भी आप एक नॉर्मल लाइफ़ से फ्रस्ट्रेट, मैं सबको बोलना चाहूँगा, जब नॉर्मल लाइफ़ से फ्रस्ट्रेट हो जाओ ना, एक बार जाके ज़रूर देखो वहाँ पे। आप घ घाट पे बैठ के आराम से और अपने आप से बातें करो। आपके सामने गंगा माँ बह रही है, उससे उनसे कोशिश करो कनेक्ट करने की। एक बार बाय चांस आप कनेक्ट कर लिए ना, बहुत बहुत हल्का फ़ील करते हो। बहुत। मज़ा आता है भाई वहाँ पे। मतलब एक ऐसा लगता है कि दूसरी माँ के पास में आ गए। मेरे को तो बहुत, कभी आज से नहीं, मैं कभी से 2019 से जाता हूँ हमेशा। और जब वहाँ जाते हो टूर्नामेंट पे, वहाँ कैसे मस्ती करते हो? वहाँ भी ज़रूरत होती है मस्ती वगैरह भाई की? टूर्नामेंट से पहले तो मैं बहुत सीरियस रहता हूँ। पूरे टूर्नामेंट में? हाँ भाई, बहुत ज़्यादा सीरियस रहता हूँ मैं। कोई मस्ती नहीं, कोई कुछ नहीं? मैं बाद में भी ऐसा कुछ नहीं करता। अब की बार क्या हुआ, सबको एक शौक था कि आईफिल टावर के सामने मेडल के साथ में फ़ोटो खिंचवाना है। मेरे को घूमने का बिल्कुल शौक नहीं है। मैं एक बार आईफिल टावर में गया था 2019 में, जब फर्स्ट टाइम पेरिस गया, 18 में, 19 में गया था मैं आईफिल टावर पे। तो वीरू भाई साहब के साथ में गया था। तो मैं देखा, मैं कि आईफिल टावर सुना था, आईफिल टावर। मैं क्या बस इस खंबे को बोलते हैं क्या आईफिल टावर? मेरे को तो भाई वो बहुत ओवररेटेड सा लगता है। मेरे को तो लगता है भाई, देखो झूठ नहीं बोलूँगा मैं, अभी ये बोल दूँ, पेरिस बहुत प्यारी जगह है, बहुत सारी चीज़ें और भी है देखने को। तो अभी हमारे डॉक्टर साहब गए थे विपिन, तो वो फर्स्ट टाइम गए थे पेरिस। बोले भाई यही है क्या वो? मैं कहा हाँ जी यही है, इतना ही है। इतना ही है। बोले यार सुना तो बहुत है। मैं क्या, जंग खा रहा हाँ, है। मैं क्या, हो सकता है कुछ ऐसी बात जो हमें इसके बारे में नहीं पता हो, हिस्ट्री से जुड़ी हो। हुँ। तो बट मैं अब की बार भी नहीं गया। सबका था, तो मेरे कोच, जैसे मेरा 2 को मेडल आया था, तो 9 तारीख तक थे हम वहाँ पे, काफ़ी लंबे समय तक। मेरे कोच रोज़ बोलते थे चल यार एक फ़ोटो करवा ले वहाँ पे। मैं कल चलेंगे करके 9 तारीख आ गई, फ़्लाइट पकड़ लिया हमने। आईफ़िल टावर पे नहीं गई। मस्ती के लिए इतना कुछ नहीं करते हैं। अब आगे क्या है? अभी आगे भाई ट्राई करेंगे कि जो हम पेरिस में करके आने वाले थे, वो अभी आने वाले टूर्नामेंट्स में करें। एलए और में? एलए तो बहुत दूर है। उससे पहले तो वर्ल्ड चैंपियनशिप है, होपफुली दिल्ली में ही है। एलए तो 2028 में, भाई बहुत दूर है। उस बहुत इतने आगे की तो क्या ही बताएँगे। बट कोशिश करेंगे कि मतलब 75 पार। कोशिश तो करेंगे भाई, कि अगले जो टूर्नामेंट खेलूँ, उसमें दिखाऊँ कि कितनी मेहनत की है। मैं यहाँ पे विश तो नहीं। करता हूँ आपको कि आपकी हेल्थ
और सब कुछ सही रहे इस बार फुल जोश से हाँ भाई, और 75 मीटर मतलब पार। सबसे मेन क्या है कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप है अक्टूबर के आसपास, दिल्ली में होगी जेएलएन स्टेडियम में। पहली बार होम टाउन, मतलब अपनी होम कंट्री में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, और अपना क्राउड होगा, अपने लोग होंगे, और कोशिश करूँगा कि एक ऐसा बेंचमार्क वहाँ पे सेट करें कि लोगों को कि हाँ लगे कि हाँ एक प्राउड वाली बात है। अपने लोगों के बीच में फ़ॉरेन में तो बहुत बार कम्पीट किया है, अपने लोगों के बीच में काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं। हालाँकि बहुत दूर है, अभी 1 साल है, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए। तो काफ़ी अच्छी तैयारी की हमने, वो प्रॉपर बना लिया है कि किस टाइम हमें कितना पीक पे होना है। शेड्यूल सारा बना लिया है, इम्प्लीमेंट करना है अब। आपको ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच भाई। एंड थैंक यू आपका मेरे को टाइम देने के लिए अरे आज। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू। थैंक यू।